आखिरकार ली जोंग के बर्थडे बफे में प्रेसिडेंट ली ये फेंग को अपना दामाद बुलाता रहा। दिमाग वाला कोई भी जानता है कि ये फोंग ली मिंगजियो से शादी करने वाला है। और ली मिंगजियो डोंगलिन सिटी की सबसे बड़ी कंपनी को चलाती है। मतलब ये फोंग भविष्य में ली रियल एस्टेट ग्रुप का बॉस बन जाएगा। अगर वो अभी ये फोंग को चापलूसी कर ले तो बाद में बड़े बड़े फायदे मिलेंगे। तो जाओ स्याओ क्या करना है पता चलते ही अचानक हाथ उठाकर डायरेक्टर को जोर से थप्पड़ मारता है। फिर उसकी ओर इशारा करके गाली देता है। तू अंधा कुत्ता, जिंदगी से थक गया होगा। तू भाई ये की बहन का हॉस्पिटल रूम लेने की हिम्मत करता है। थप्पड़ खाकर डायरेक्टर को गुस्सा भी करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार जाओ शाओ गंदे धंधे करता है और उसका अपना गैंग है। अगर उसने उसे अपमानित किया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। डायरेक्टर ने अपना लाल सूजा हुआ चेहरा ढककर बेचैनी से बोला, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि उसे बॉस शाओ पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं वो करने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनते ही ये फेंग बीच में बोल पड़ा, तो तुम कह रहे हो अगर उसे बॉस शाओ नहीं पता था तो भी तुम मेरी बहन का रूम ले लेते? जाओ शाओ तुरंत ये फेंग की बात समझ गया। ये फेंग कौन था? राजधानी में ली फैमिली का दामाद, ली मिंगजियाओ का बॉयफ्रेंड। ऐसे वाले को किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। डायरेक्टर की बातों से चोट लगते ही जाओ स्याओ ठंडी पसीना बहाने लगा। वो जल्दी से फिर से डायरेक्टर को थप्पड़ मारता है, जमीन पर लात मारता है, फिर इशारा करके गाली देता है। अगर तू सही ढंग से बात नहीं कर पा रहा है तो फिर चुप हो जा यार। भाई ई को जानना मेरे लिए सच्ची इज्जत की बात है। और तू कह रहा है कि वो मेरी बैकिंग पर टिका है। झाओ श्याओ फिर से गालियों में पड़ गया। फिर यिफेंग को माफी मांगते हुए देखा और कहा, भाई उसकी बकवास मत सुनो। जब जाओ स्याओ सच में डरा हुआ दिखा, यिफेंग मुस्कुराते हुए बोला, भाई जाओ स्याओ तू ज्यादा सोच रहा है। हाँ हाँ, मैं ज्यादा ही सोच रहा था। उसी वक्त डायरेक्टर यिफेंग के पास घुड़कर आया, पूरी तरह से अपनी पहले की अहंकार खो बैठा। जो कोई भी जाओ स्याओ को इतना रिस्पेक्ट दिखा सके, वो छोटा अस्पताल डायरेक्टर भी उसे अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर उसे पता होता कि यिफेंग के पीछे इतनी ताकतवर बैकिंग है तो वह शुरू से ही उसे भगवान की तरह ट्रीट करता। समझते हुए कि उसने बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, डायरेक्टर की आवाज कांपते हुए बोली, मिस्टर, ये मुझे माफ कर देना, पूरी गलती मेरी है। मैं अंधा था। मैं तुरंत तुम्हारी बहन के लिए वीआईपी रूम अरेंज कर देता हूं। कृपा करके मुझे माफ कर देना। जाओ शाओ साइड से चिल्लाया, कौन सा वीआईपी रूम अरेंज करूं? तुम्हारा ऑफिस बढ़िया है, अभी खाली कर दो भाई ये की बहन के लिए। चलो, डायरेक्टर ने हिम्मत नहीं की कि बोले। उसका ऑफिस भूल जाओ, यहां तक कि उसके घर भी ठीक रहेगा। वो जल्दी हाँ में सिर हिलाया और अरेंजमेंट्स करने के लिए दौड़ते हुए बाहर निकल गया। डायरेक्टर को भागते देख जाओ स्याओ ने बिजनेस कार्ड निकाला और यिफेंग को मुस्कुराते हुए दिया। भाई ये मेरा कार्ड है। अगर कभी तुम्हें कुछ चाहिए तो कभी भी कॉल करो। मैं देख लूंगा कि सब ठीक हो जाए। ई फेंग ने झाओ स्याओ का कार्ड पकड़ लिया, जेब में हाथ डाल के अपना एक कार्ड निकाला और बोला, ये मेरा कार्ड है। झाओ स्याओ ने दोनों हाथों से ले लिया, उत्साह से बोला, बढ़िया बढ़िया, अब मैं तुम्हें और टेंशन नहीं दूंगा। ऐसा कहते ही वो खुशी में 200 पाउंड वाले बच्चे जैसा कमरे से बाहर धावा बोल दिया। ई फेंग ने हाथ में कार्ड को देखा और बड़बड़ाया, लगता है इस बार ली मिंगजियाओ के साथ कैपिटल जाने में सच में फायदा हुआ। पहले यी फेंग नहीं समझता था, पर अब पूरी तरह समझ गया। आम लोगों की नज़र में अस्पताल डायरेक्टर सबसे ऊपर होता है, पर ली परिवार की नज़र में वो बस एक बेकार नीचे वाला आदमी है। उसको मारना चाची को मारने जैसा ही बकवास है। एक लंबी सांस लेते हुए यिफेंग ऑफिस से बाहर निकल गया। डायरेक्टर की काम करने की स्पीड लाइट स्पीड जैसी है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में यूए को डायरेक्टर के ऑफिस में धकेल दिया गया। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए यूए थोड़ा धुंधला धुंधला यिफेंग को देख रहा था। भाई क्या चल रहा है? यूए के सवाल का जवाब देते हुए यिफेंग ने उसके हल्के पीले चेहरे को छुआ और कहा, डायरेक्टर ने कहा कि आम वार्ड तुम्हारी रिकवरी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने खास तौर पर अपना ऑफिस खाली कर दिया ताकि तुम पहले वहीं रह सको। चाहे यूए कितनी भी बेवकूफ हो, उसे पता है ये पूरी तरह असंभव है। पर यिफेंग ने समझाया नहीं, बल्कि साइड में खड़े डायरेक्टर की ओर एक झलक दी। ठंडा पसीना बह रहा था, शरीर कांप रहा था।
डायरेक्टर ने देखा कि उसकी नज़र उस पर टिकी है, तुरंत समझा कि बोलना चाहिए, इसलिए जल्दी से मुस्कुरा कर बोला, हाँ, 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 आम वार्ड में तुम्हारी हालत ठीक नहीं रहेगी, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई से बात की और तुम्हें अपने ऑफिस में ले आया। उसकी बीमारी इतनी सीरियस सुनते ही यूए ने चादर थाम ली और फिक्र में बोली, मेरी बीमारी का कारण अभी तक नहीं पता चला। मैं आज रात पूरे देश के एक्सपर्ट्स से कंसल्ट सेट कर रहा हूं और जल्दी से जल्दी कारण ढूंढ लूंगा। डायरेक्टर बात खत्म करके बाहर दौड़ निकले। फिर इफेंग यूए के बगल में बिस्तर पर बैठा, उसकी थोड़ी ठंडी छोटी हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट किया। डर मत, भाई वादा करता है, तू जरूर ठीक हो जाएगा। इफेंग की कंफर्ट सुनकर यूए ने सिर हिलाया और उसकी बाहों में घुसी। जब ली मेंग्याओ ने दरवाजा खोला और दरवाजे में खड़े इफेंग को देखा, तो उसने बाहें मोड़ ली और पूछा, तुम मेरे घर में काम से ज्यादा आते हो? अरे, अगर तू मुझे यहां नहीं चाहता तो मैं अभी चल जाऊंगा। इस लड़के को निकलते देख बिना कोई रुकावट के ली मेंग्याओ ने हल्के से सिर हिलाया और फिर विला की ओर चल पड़ी। दरवाजा बंद कर। ली मेंग्याओ ने ऐसा कहा तो यिफेंग समझ गया कि उसने उसे अंदर आने दिया, इसलिए खुशी खुशी विला की ओर दौड़ गया। ली मेंग्याओ सोफा पर आलस से लेटी रेड वाइन की चुस्की लेते हुए बेकार टीवी ड्रामा देख रही थी। इवेंग ने औपचारिकता नहीं देखी, सीधे उसके बगल में बैठ गया, उसकी खूबसूरत टांग अपनी गोदी पर रख दी, फिर उसकी जेड जैसी पैर पकड़कर धीरे धीरे मसाज करने लगा। इफेंग के इतने कंसियारवेज देखकर ली मेंग्याओ ने चिढ़ाते हुए बोली, क्या मैंने कहा था कि तू मेरे पैर छू सकता है? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तू चाहता है मैं तेरे पैर की मसाज करूं। बकवास, मेरे दिमाग में ऐसा कोई इरादा नहीं है। जब उसने तर्क करना शुरू किया और अपना पैर हाथ से हटाने की कोशिश की, इफेंग हंसते हुए बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, असल में मैं ही तेरा पैर मसाज करना चाहता था। आखिर तेरे पैर इतने क्यूट हैं, मैं सारा दिन उनके बारे में सोचता रहता हूं, अगर छू नहीं पाऊं तो। वेश्य ली मिनग्याओ ने शरारती अंदाज में उसे ठंडी नजर से देखकर कहा, फिर पैर नहीं हटाया, बल्कि इफेंग की फुट थेरेपी का आनंद लेती रही। इफेंग ने उसके नाजुक पैर की अंगुलियों को धीरे धीरे मसाज किया और पूछा, क्या तुम्हें वुंग दादा की पोती के बारे में पता है? इफेंग के सवाल पर ली मेंग्याओ सोफा पर लेटी सिर उठाकर उसे देखती हुई सावधानी से पूछा, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? गलत मत समझना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसकी चाल ढाल देखकर लगा कि उसे शायद कुंग फू आता है। जब उसे पता चला कि ये बात है, तो ली मेंग्याओ वापस लेट गई और आलस में बोली, मैंने सुना है कि वांग सियानलिंग बचपन से ही किसी मास्टर के साथ कुंग फू की ट्रेनिंग ले रही है। मुझे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, पर शायद बस एवरेज सा ही होगा। ये फेंग को लगा कि वो पक्का कोई एवरेज कुंग फू नहीं था। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ थी, इसीलिए वो उसे टक्कर दे पाया और काटो टाका की अल्टीमेट टेक्निक की वजह से ही आखिर में वो जीत सका। अगर वो कोई नॉर्मल बंदा होता तो कब का उसके हाथों मारा गया होता। उसे एहसास हुआ कि वो औरत इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगी। पर यह फेंग डरा नहीं था, आखिर उसका गोल्डन फिंगर कोई फालतू मेहनत का नतीजा नहीं था। ली मेंग्याओ सोफे पर लेटे हुए फोक्स ये फेंग को देख रही थी। उसे वो जितना ज्यादा देखती उतनी ही वो उसे हैंडसम लगता। ये सोचकर कि इतना हैंडसम लड़का उसके पैर दबा रहा है, ली मेंग्याओ के मन में कुछ बदलाव होने लगे। उसने एक पल सोचा, फिर ये फेंग की तरफ देखकर पूछा, पैर दबाने के अलावा क्या तुम्हें कोई और मसाज टेक्निक्स भी आती हैं? हाँ, मुझे हर तरह की मसाज आती है, क्या तुम कोई ट्राई करना चाहोगी? सीरियसली? उसे ऐसा कहते देख ये फेंग हंसकर बोला, बिल्कुल सीरियस मसाज, हालांकि मुझे कुछ नॉट सीरियस वाली भी आती हैं। अब डिपेंड करता है कि तुम कौन सी ट्राई करना चाहती हो। नॉट सीरियस टेक्निक्स इमेजिन करके कि उसके बड़े हाथ उसकी बॉडी पर घूम रहे हैं, ली मेंग्याओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने नजरें फेर ली और धीरे से कहा, मुझे नॉट सीरियस वाली नहीं चाहिए, बस एक सीरियस मसाज दो। ठीक है। ये फेंग ने ली मेंग्याओ के पैरों को आराम से सोफे पर रखा। वो खड़ा हुआ और उसके डेलिकेट कर्व्स को देखकर थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा। इस वक्त ली मेंग्याओ ने फ्लोरल सिल्क की अल्ट्रा शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनी थी, जो बमुश्किल उसके हिप्स को ढक रही थी, यानी उसकी लंबी गोरी और पतली टांगें पूरी तरह उसकी नजरों के सामने थी। उसका मन था कि उन्हें टच करे, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने फालतू के ख्याल दिमाग से निकालने के लिए सिर हिलाया और अपने हाथ धीरे से ली मेंग्याओ के कंधों पर रखे, जिससे उसकी बॉडी रिफ्लेक्स में थोड़ी अकड़ गई।
ये फेंग ने उसकी टेंशन महसूस की तो हंसते हुए बोला, नर्वस मत हो, रिलैक्स कर। ये फेंग की गाइडिंग आवाज में ली मिंग्याओ धीरे धीरे अपना शरीर रिलैक्स करने लगी। ये फेंग ने उसके फ्रेग्रेंट कंधों को धीरे धीरे मसाज किया और बोला, तुम ऑफिस में अक्सर बैठती हो तो टाइम के साथ फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। मैं थोड़ा मसाज करूंगा ताकि तुम्हारे कंधों का प्रेशर कम हो, फिर फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। ये फेंग की एक्सप्लेनेशन सुनते हुए ली मिंग्याओ ने आंखें बंद करके एंजॉय करते हुए कहा, तुम काफी कुछ जानते हो। जो काम तुम करते हो उसे प्यार करो। जब मैं इस मसाज टेक्निक को सीखना चाहता था तो मैं एक ब्लाइंड मास्टर के पीछे बहुत टाइम तक फॉलो किया। फिर बाद में तुम्हें मसाज से कितना मनी मिला? कोई बात नहीं, मैं अभी अभी लर्निंग खत्म कर रहा था और अगले दिन जहां मैं फुट थेरेपी शॉप में काम करता था वो बंद हो गई। बॉस को अरेस्ट करके 10 साल की सजा सुनाई गई। ली मिंग्याओ की हंसी रोक न पाते देख इफेंग का बड़ा हाथ धीरे धीरे नीचे आया और उसकी खूबसूरत बैग तक पहुंच गया। उसके बैक को मसाज करते हुए उसने कहा, यह पोजीशन साइन्यू पॉइंट कहलाती है। ये पल्पिटेशंस, इंसोम्निया, एंग्जाइटी को रिलीव करती है और कार्डियोवस्कुलर फंक्शंस को रेगुलेट करती है। बैक का थोड़ा मसाज करने के बाद यीफेंग का बड़ा हाथ नीचे की तरफ जारी रहा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस स्लिम एंड वेस्ट पर रखा और जारी रहा। कमर की मसाज करने से लंबर डिस्क प्रोट्रूजन रिलीव हो सकता है। यीफेंग की एक्सप्लेनेशन सुनते हुए ली मिंग्याओ ने होंठ काटते हुए पूछा, तो क्या मेरे पास लंबर डिस्क प्रोट्रूजन है? अभी नहीं, भविष्य में जब टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारी कमर अक्सर मसाज करूंगा ताकि लंबर डिस्क प्रोट्रूजन से बचा जा सके। ये बात सुनकर ली मिंग्याओ चुप रह गई। उसका मतलब था कि भविष्य में वो अक्सर उसके साथ ऐसे इंटीमेट मूवमेंट्स करेगा। एक या दो बार ठीक है, पर टाइम के साथ कौन गारंटी दे सकता है कि कुछ नहीं होगा? सोचते समझते ली मिंग्याओ को लगा कि वो ओवरथिंक कर रही है। शायद ये फेंग ने बस कैजुअली कहा और वो सच में उसकी लाइफ टाइम तक मसाज करने का इरादा नहीं रखता। उसने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं सोचा और यीफेंग ने थोड़ा टाइम उसकी कमर मालिश करने के बाद उसका बड़ा हाथ नीचे की तरफ बढ़ता रहा। जब उसकी उंगलियां कमर से नीचे की तरफ स्लाइड करती हुई तो ली मेंग्याओ अचानक टाइट हो गई। आखिरकार वो अभी भी रोक नहीं सका। बिल्कुल समझ में आता है, ऐसी ब्यूटी को मसाज दे तो कौन रुक पाता है, सिवाय इसके कि अगर उसने वाकई वो किया तो क्या वो रिफ्यूज करेगी या एक्सेप्ट। जैसे ही ली मेंग्याओ उलझी हुई थी, यीफेंग का बड़ा हाथ धीरे धीरे उसकी पर की बट पर रुक गया। पीछे से आने वाली गर्मी फील करते हुए ली मेंग्याओ की सांस अचानक थम गई और उसका हार्टबीट बेपरवाह तेज हो गया। वो वहीं फ्रीज हो गई। दिमाग रेस में चलने लगा। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे नॉर्मल दिख के खड़ा रहना चाहिए या पीछे मुड़ के सीधा पूछना चाहिए, कब से ये फोंग इतना ईमानदार हो गया? वो नहीं होना चाहिए। जब वो अपने ख्यालों में उलझी थी उनका बैरली टच चुपचाप हट गया। पता चला कि दूसरा साइड बस पास से गुजर रहा था और कोई इनप्रॉपर मूव नहीं था। उसकी टाइट नर्व्स अचानक रिलैक्स हो गई और उसने चुपचाप एक्सहेल किया, पर तुरंत एक हल्का अनडिस्क्राइबल लॉस फील आया। शायद अगर वो थोड़ा क्लोज हो जाए तो आज की एटमॉस्फेयर बदल जाएगी। उसकी आंखें कुछ देर ये फेंग के हैंडसम फेस पर टिकी रही और कई बार वह लगभग चाहती थी कि उसकी टुनाइट की स्टे उसकी कंसेंट से खत्म हो जाए। पर शब्द उसके लिप्स तक पहुंचे और उसे नहीं पता था कैसे शुरू करे। लंबे टाइम तक उलझी रहने के बाद आखिरकार ली मेंग्याओ गहरी सांस ली, अपना चेहरा लंबे बालों में दबा लिया और धीरे से बोली, अब तुम जा सकते हो। उसकी बात सुनते ही ये फेंग ने ज्यादा सोचा नहीं, सिर हिलाया और चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही ली मेंग्याओ ने अपना चेहरा ढक लिया और शर्म से बोली, मैं कैसे ऐसी वाइल्ड थॉट रख सकती हूं? भविष्य में मैं फिर कभी ऐसा नहीं बनूंगा। पर उसके शब्दों के बावजूद ये फेंग के साथ फिर से एंटेंगलमेंट सीन उसके दिमाग में आया। ये फेंग ने ली मेंग्याओ जितना ज्यादा नहीं सोचा, बस वो युए को इंसाफ दिलाने में उसकी मदद के लिए उसका हिसाब देना चाहता था। घर वापस आया। जब उसने लाइट ऑन की तो थोड़ा सा फ्रीज हो गया। धीरे धीरे उसकी नजर सोफा पर टिकी। उसने देखा वांग शियांगलिंग सोफा पर बैठी है। हाथ में वही पेंटिंग है जो उसने अलमारी में रखी थी। आज सुबह ये फेंग के घर पर बड़े नुकसान झेलने के कारण वांग शियांगलिंग ने तैयारी करके आई। अब वो छोटी स्कर्ट नहीं पहन रही बल्कि टाइट जीन्स पहने हुई है। जीन्स पहनने के बाद भी उसकी पतली और खूबसूरत टांगें और लंबी लग रही थी।
वांग शियांगलिंग ने पैर क्रॉस कर ले, हाथ में पेंटिंग रोल उठाया और ये फेंग से पूछा, इस पेंटिंग के बारे में तू क्या बोलेगा? उसके सवाल का सामना करते हुए ये फेंग ने एक पल सोचा और कूल्ली कहा, अगर ये मेरी चीज है तो मैं इसे तुम्हें क्यों समझाऊं? हाँ हाँ, दांत तक हुंस दे। क्योटो में कौन नहीं जानता कि ये लोटस और मंदारिन डक्स पेंटिंग मेरे दादाजी ने ली झोंग को दी थी, और तुम असल में कह रहे हो कि ये तुम्हारी है? क्योटो में इस पेंटिंग का मालिक कौन है मैं नहीं जानता, पर डोंगलिन सिटी में ये मेरा है। दे दे इसे मुझे। ये फेंग ने पेंटिंग लेने की कोशिश की। वांग शियांगलिंग ने ताना मारते हुए खड़ी हुई, उसके सामने खड़ी हुई। वो उससे एक सिर ऊंचा था और ठंडे ढंग से कहा, तो फिर क्या तुम मेरे साथ क्योटो वापस जाने की हिम्मत रखोगी और मेरे दादाजी और ली झोंग के सामने ऐसा कहोगी? धत तेरी, ये फेंग ने गालियों में फेंकते हुए हाथ बढ़ाया, पर वांग शियांगलिंग ने पहले ही उसकी मंशा समझ ली। जल्दी पीछे हट गई उसके हाथ से बचते हुए, फिर अपनी लंबी खूबसूरत टांग उठाकर उस पर जोरदार किक मार दी। वांग शियांगलिंग को हमेशा अपनी बॉडी स्किल्स पर गर्व रहा है। ये फेंग के घर पर आज सुबह बड़ा नुकसान झेलने के बाद उसने सोचा नहीं कि ये कमजोर स्किल्स की वजह से है, बल्कि लापरवाह रहने की वजह से है। इसलिए इस बार वह चुपके से ये फेंग के घर घुसी, असली लोटस और मंदारिन डक्स पेंटिंग मिली, पर तुरंत दादाजी को नहीं दी। पहले ये फेंग को जोरदार मारपीट करके बदला लेगी, फिर पेंटिंग घर ले जाएगी। ये फेंग साफ महसूस कर रहा था कि वांग शियांगलिंग की किक जोरदार और सटीक थी, और समझ गया कि वो सच्ची में गंभीर है। उसने लापरवाही करने का रिस्क नहीं लिया, तुरंत अपना हाथ उठाकर किक को ब्लॉक किया, फिर उसके हाथ से पेंटिंग छीनने के लिए बढ़ा। पर वांग सियांगलिंग ने यीफेंग की विश पूरी नहीं होने दी। उसने जल्दी से अपना पैर नीचे किया और उस पर किक्स मारना जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि यीफेंग को पेंटिंग छीनने का प्लान डिले करना पड़ा और पूरा फोकस डिफेंस पर लगाना पड़ा। लेकिन तभी वांग शियांगलिंग ने अपना राइट लेग पीछे खींचा और तुरंत लेफ्ट लेग से अटैक करना शुरू कर दिया। सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे रहने की वजह से यीफेंग टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया। उसकी कमर पर किक पड़ी, बैलेंस बिगड़ा और वो जोर से दीवार से जा टकराया। यीफेंग को चोट लगते देख वांग सियांगलिंग ने एक टेढ़ी स्माइल दी। अगर तुमने आज सुबह वो चीटिंग वाला जाल नहीं बिछाया होता तो मैं तुमसे कैसे हारती? तुझे सच में लगता है कि तू कोई चीज है, हाँ? उसके मजाक का सामना करते हुए यीफेंग ने अपनी कमर मली और उसे एकदम सीरियस नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था कि अब इस औरत को थोड़ा शौक देना ही पड़ेगा। यीफेंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उन बॉक्सिंग मैचेस को याद करने लगा जो उसने पहले टीवी पर देखे थे। उसने सारी बॉक्सिंग टेक्निक्स अपने दिमाग में सेट कर ली, फिर आंखें खोलकर उसे कोल्ड लुक दिया और बोला, तू कह रही है कि मैं किसी काम का नहीं हूं? तो फिर अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं कैपेबल हूं या नहीं। इतना बोलकर ये फेंग ने बॉक्सिंग वाला स्टांस ले लिया। वांग शियांगलिंग हंसी, ये एवरेज कुंगफू लेकर तू फिर से अपनी बेइज्जती कराने की हिम्मत कर रहा है? चलो अगर ऐसी बात है तो अब तू देख असली कुंगफू क्या होता है। जब दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हुई तो वो रफ सा दिखने वाला ये फेंग जिसके पास पहले कोई टेक्निक नहीं थी, अचानक एक टॉप बॉक्सर में बदल गया। उसने बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से वांग सियांगलिंग की फ्लाइंग किक्स को डॉश किया, फिर तेजी से उसके पीछे जाकर उसकी लोअर बैक पर पंच मारा। पर अचानक उसे ख्याल आया कि इस पंच से पक्का उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और शायद वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाए। आखिर उसने उसके दादाजी के साथ गलत किया था, और अब अगर पोती को भी पैरालाइज कर देता तो वांगवी नेशन वाले उसे पक्का नहीं छोड़ते। ये फेंग अभी कोई पंगा नहीं चाहता था, वो बस पैसे कमाना चाहता था ताकि वो और यूए मजे से रह सके। तो उसने बिजली की रफ्तार से सोचा, अपना मुक्का नीचे किया और एकदम सही निशाने पर उसके बटेक्स पर दे मारा। भले ही वो पांच वांग शियांगलिंग को सॉफ्ट लगा, पर फिर भी वो जोर से जमीन पर गिर गई। वांग शियांगलिंग ने रोते हुए यी फेंग की तरफ देखा और सिसकते हुए बोली, सुन रहे हो ना तुम? सुपकते हुए। उसे ऐसे जमीन पर बैठकर रोते हुए देखकर यी फेंग के माथे पर बल आ गए। इस आर पार वाली सिचुएशन में वो उस पर तरस खाने का रिस्क कैसे ले सकता था? तो यी फेंग ने उस रोती हुई लड़की की तरफ देखा और कोल्ड होकर बोला, मुझे पेंटिंग वापस दे दो और मैं समझूंगा कि आज जो हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। ये लो, ये लो। उसे रोते हुए पेंटिंग फेंकते देख यीफेंग उसे पकड़ने के लिए लपका, पर वांग सियांगलिंग की आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने फर्श पर हाथ मारा और उसकी बॉडी ऊपर की तरफ बाउंस हुई। जैसे ही ये फेंग ने पेंटिंग पकड़ी,
वांग शियांगलिंग उसके सामने आ चुकी थी। उसके सरप्राइज्ड चेहरे को देखते हुए उसने तेजी से अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर लुक था। क्या तुमने सुना नहीं कि वॉर में सब जायज है? ये लो। जैसे ही उसने ये कहा, ये फेंग की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। ये फेंग से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं था। वो खड़ा हुआ और अपने राइट फिस्ट से वांग शियांगलिंग पर वार किया। वांग शियांगलिंग साइड हुई, उसका हाथ पकड़ा और उसी के मोमेंटम का इस्तेमाल करके उस खींचा और अपने घुटने से उसके पेट पर वार किया। ये फेंग के मुंह से आवाज निकली, पर उसने मोमेंटम में उसका कंधा पकड़ा और उसे घुमाकर फेंक दिया। वांग शियांगलिंग हवा में पलटी, जमीन पर टिकी और फिर से उसकी तरफ रश किया। उसके मुक्कों की हवा बहुत तेज थी। हर मूव वाइटल पॉइंट्स पर था। ये फेंग ने दोनों हाथों से ब्लॉक किया, पर फिर भी उसे पीछे हटना पड़ा। उसे फिर से स्वीप किक मारते देख वो अचानक झुका और अपनी राइट लेग से स्वीप किया, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। वो थोड़ी देर के लिए अलग हुए, सांसें थोड़ी उखड़ी हुई थीं, पर दोनों का फाइटिंग स्पिरिट और भी स्ट्रांग हो गया था। वांग शियांगलिंग ने एक कोल्ड लाफ दी। तो बस इतना ही कर सकती हो? ये फेंग को अपनी करंट स्ट्रेंथ पर अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस था। मेरे पास इससे कहीं ज्यादा स्किल्स हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अपना तरीका बदला, मुक्के और हथेलियों का यूज करते हुए। उसका हमला किसी लहर की तरह था। वांग शियांगलिंग एक इंच भी पीछे नहीं हटी। उसके हाथ पैर ये फेंग से टकरा रहे थे। दोनों एक दूसरे में उलझे हुए थे। हवा तेज चलने लगी और वो ये साबित करने के लिए लड़ रहे थे कि कौन बेस्ट है। जब दोनों अपनी पूरी जान लगा रहे थे और वेट कर रहे थे कि कौन पहले सरेंडर करेगा, तभी अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया और नीचे वाले बड़े भाई चिल्लाने लगे, सुबह भी तुम लोगों ने सीन क्रिएट किया था और अब रात को भी वही ड्रामा कर रहे हो। अगर तुम दोनों में इतनी ही एनर्जी है तो बाहर जाकर खुद को बेच लो, वो ज्यादा बेटर होगा। पर कमरे में उन दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया। आखिर वो अपनी डिग्निटी की लड़ाई जो लड़ रहे थे। इस फाइट को न हारने के लिए वांग शियांगलिंग ने रात के 12 बजे तक बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले रखा। थकान और ऊपर से नींद की वजह से उसकी आंखें मुश्किल से ही खुल पा रही थी। इस टाइम ये फेंग भी बहुत ज्यादा टायर्ड था। दोनों ने लगभग एक साथ अपनी आंखें बंद की, फिर सिर झुकाया और झपकी लेने लगे। पर तभी नीचे से एक छपरी लड़का अपनी टूटी हुई बाइक पर शोर मचाते हुए निकला। उस तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया और उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। जब उन्होंने अपने सामने अपोनेंट को देखा तो उन्हें याद आया कि वो अभी भी डिग्निटी की लड़ाई में हैं और उन्होंने फिर से एक दूसरे पर हाथ आजमाना शुरू कर दिया। एक ही पल में वो फिर से भिड़ गए, पर वांग शियांगलिंग फिर भी टिक नहीं पाई। थोड़ी देर झपकी लेने के बाद उसका सिर ये फेंग के कंधे पर टिक गया और वो सो गई। ये फेंग को भी नींद आ रही थी, पर जैसे ही उसने फील किया कि वांग शियांगलिंग का हाथ ढीला पड़ गया है, वो तुरंत अलर्ट हो गया। वांग शियांगलिंग का सिर अपने कंधे पर देख वो बहुत खुश हुआ और इंस्टिंक्टिवली उसे जमीन पर गिराने के लिए रेडी हो गया। पर जैसे ही उसने अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा, उसने उसे धीरे से कुछ बड़बड़ाते हुए सुना, ओए कमीने, मेरी पेंटिंग वापस कर। उसे सपने में भी पेंटिंग मांगते देख ये फेंग ने बस एक लंबी सांस ली। सच तो यह है कि वांग शियांगलिंग की कोई गलती नहीं थी। अगर किसी ने उसके दादाजी को फंसाया होता तो ये फेंग भी उन्हें नहीं छोड़ता। अपनी गलती रियलाइज करते हुए ये फेंग ने सोती हुई वांग शियांगलिंग को धक्का नहीं दिया, बल्कि उस कमर से उठाकर आराम से बेड पर लिटा दिया। उसने ब्लैंकेट उठाकर उसे ढका, फिर उसके क्यूट से चेहरे को देखकर धीरे से बोला, मुझे पता है मैंने गलत किया, पर यह दुनिया ही इतनी क्रूर है, सो सॉरी। वांग शियांगलिंग एकदम दिन चढ़ने तक सोती रही। कल रात के ड्रामे की वजह से वो पूरी तरह थक चुकी थी, इसलिए ये नींद बहुत ही स्वीट थी। उठकर बैठते हुए और स्ट्रेच करते हुए उसने बड़े आराम से कहा, भाई ये नींद सच में बहुत मस्त थी। जैसे ही उसने ये बोला वो अचानक रुक गई, क्योंकि ये उसका रूम नहीं लग रहा था। इधर उधर देखते ही उसे कल रात की सारी बातें एकदम से याद आ गई। मैं उस परवट के घर में कैसे सो गई? सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए वांग शियांगलिंग ने जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर अपनी बॉडी चेक की। कपड़े एकदम ठीक थे, कोई गलत सीन नहीं था। यहां तक कि जो पैंट ये फेंग ने फाड़ी थी उसकी जगह स्वेट पैंट्स आ गए थे। ये पैंट्स पक्का उसने खुद तो नहीं बदले थे, तो इसका मतलब। अचानक किचन से आवाज आई तो उसे लगा कि ये फेंग वहीं होगा। वांग शियांगलिंग बिल्ली की तरह फुर्ती से बेड से उतरी, बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका और फिर बाहर निकली।
किचन के पास पहुंचकर ये फेंग को कुकिंग करते देख वांग शियांगलिंग ने थोड़ा सोचा और फिर दबे पांव किचन में गई उस पर सरप्राइज अटैक करने के लिए। उस कमीने ने पूरी रात उसे टॉर्चर किया था, अब तो बदला लेना बनता है। बट इफेंग ने उसकी तरफ बैक करके कुकिंग करते हुए सडनली बोला, उठ गई तुम, जाओ फेस वॉश करो और ब्रेकफास्ट रेडी करो। इफेंग की बातें सुनकर वांग शियांगलिंग एकदम शॉक हो गई। अगले ही सेकंड तेवर दिखाते हुए उसने कोल्डली बोला, ब्रेकफास्ट माय एस, तुझे तो मैं सीधा मिंगपा सूप पिलाने भेजूंगी। ये बोलते ही वो तेजी से इफेंग के पीछे भागी और उसके सिर के पीछे एक सॉलिड पंच चढ़ दिया। पर इफेंग के सिर के पीछे जैसे आंखें थी, उसने इजीली उसका पंच डॉज किया, फिर 2 बाउल नूडल्स लेकर मुड़ा और शांति से बोला, मुझे अब तुम्हारे साथ और फाइट नहीं करनी। बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अपनी बात खत्म करके वो नूडल्स बाहर ले गया, जिस पर वांग शियांगलिंग ने कोल्डी कहा, नो फाइट बोल रहे हो? सपने देख रहे हो क्या? गुस्से में लाल होकर वांग शियांगलिंग किचन से बाहर निकली इफेंग के साथ फाइनल ड्यूल के लिए रेडी होकर, पर यह फेंग को डाइनिंग टेबल पर बैठा देख, जो शायद उसी का वेट कर रहा था, वो सोच में पड़ गई। कल सुबह और शाम की फाइट के बाद वांग शियांगलिंग को रियलाइज हो गया कि वो इस बंदे को नहीं हरा सकती। फाइट कंटिन्यू करने का मतलब सिर्फ अपनी बेइज्जती कराना था। तो वांग शियांगलिंग ने अपना ओरिजिनल प्लान बदला और उससे कोल्डी बोली, मैं भी देखना चाहती हूं कि अब तुम और क्या ट्रिक्स दिखाओगे। ये फेंग ने देखा कि वांग शियांगलिंग उसके सामने बैठी उसे कोल्डली घूर रही है। उसने उसके सामने चॉपस्टिक्स रखी और स्माइल करते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए क्लियर सूप नूडल्स बनाए हैं, ट्राई करो, ये एक्टिंग रहने ही दो। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। इस सवाल पर यह फेंग ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, नूडल्स स्टिर किए और बोला, उस पेंटिंग के बारे में सच तो यह है कि मैं गलत था। मैं यहां तुमसे अपोलॉजी मांगने आया हूं। हाँ, अगर अपोलॉजी से काम चल जाता तो मुझे क्या करने की जरूरत होती। मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगी और मैं तुमसे माफी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहा। अपनी बात खत्म करने के बाद वो खाने लगा। इससे वांग शियांगलिंग, जो इतनी देर से उसके आगे बोलने का वेट कर रही थी, गुस्से में बोली, तुम आगे बोल सकते हो। बोल दिया, बस इतना ही था। क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो? उसकी नाराजगी देखकर ये फेंग ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और शांति से कहा, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे अपोलॉजी मांगनी चाहिए। मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी, पर मैं तुम्हें वो पेंटिंग वापस नहीं दूंगा और मैं क्योटो जाकर तुम्हारे ग्रैंडफादर को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला। धमक! वांग शियांगलिंग ने जोर से टेबल पटका, ये फेंग की नाक की तरफ इशारा किया और गुस्से में कहा, तुम साफ तौर पर मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हो। मैं बता दूं, वांग फैमिली को बुली करना इतना आसान नहीं है। देख लेंगे। ये कहकर वो गुस्से में बाहर निकल गई, जिससे ये फेंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। पर अगले ही सेकंड वांग शियांगलिंग वापस आई, अपना नूडल्स का बाउल उठाया, हैरान खड़े ये फेंग को कोल्ड लुक दिया और फिर चली गई। वांग शियांगलिंग को इतना गुस्सा होने के बाद भी खाना न भूलते देख ये फेंग ने अपना सिर खुजलाया और बड़बड़ाया, सच में इस औरत को समझना इम्पॉसिबल है। ओ हाँ, खत्म करने के बाद बाउल वापस करना मत भूलना। तुम बड़े वाले पागल हो। वांग शियांगलिंग धीरे से बुदबुदाई और जल्दी से नीचे जाकर अपनी फरारी में बैठ गई, नूडल्स की एक बाइट ली और अचानक उसका चेहरा सरप्राइज से चमक उठा। कितना टेस्टी है, सोचा नहीं था इस बंदे की कुकिंग भी इतनी सही होगी। ली रियल एस्टेट ग्रुप में ये फेंग ने अभी एंट्री ही ली थी कि वांग हाई भागते हुए आया। फेंग भाई, झो जियानिंग और बाकी सब आज सुबह जल्दी ही आ गए थे, आपका वेट कर रहे हैं। झू जियानिंग को मुझसे क्यों मिलना है? पता नहीं, शायद पैसे वापस करने के चक्कर में होगा। पैसे भरने हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ, मुझसे मिलकर क्या होगा? ये फेंग ने जवाब दिया और झू जियानिंग और बाकी लोगों को इग्नोर करके सीधा अपने ऑफिस चला गया। फाइनेंस से आए रीपेमेंट लिस्ट देखी तो पता चला कि 80% एक्टिव एम्प्लॉयज ने पैसे चुका दिए हैं, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने पहले सोचा था कि 30% भी दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी, पर जब ली मेंगियाओ ने खुद बीच में आकर उस ग्रुप को पैसे लौटाने को कहा तो काम एकदम सुपर फास्ट हो गया। बाकी बचे हुए लोग पुराने एम्प्लॉयज थे जो कब के छोड़ चुके थे। कुछ विदेश शिफ्ट हो गए, कुछ का अता पता नहीं था और कुछ तो मर भी चुके थे, तो उनसे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल था। जब ये फेंग थोड़ा परेशान था
तभी ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ और झू जियानिंग दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। पहले तो झू जियानिंग बहुत एटीट्यूड दिखाता था। अगर ये फेंग उसे ग्रीट भी करता तो वो भाव नहीं देता था। पर अब वो खुद आगे बढ़कर स्माइल कर रहा था। मैनेजर, ये क्या आप बिजी हो? अरे प्रेसिडेंट साहब, आप आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? मैं वो पैसे लौटाने के मैटर में आया था। मुझे रीपेमेंट के बारे में बताकर कोई फायदा नहीं है। मैं बस प्रेसिडेंट ली के ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। अगर कुछ बात करनी है तो उनसे जाकर करो। ये सुनकर झो जियानिंग ने बेबसी से कहा। प्रेसिडेंट ली तो मुझे देखते ही भड़क जाती हैं, इसलिए उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत करो ये भाई, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं देना चाहता, बस अभी एकदम से इतना कैश अरेंज नहीं हो पा रहा। तो क्या आप प्रेसिडेंट ली से बात करके मुझे पैसे जमा करने के लिए थोड़ा टाइम दिला सकते हैं? ये बोलकर झाओ जियानिंग यीफेंग के पास आया और एक चालाक स्माइल के साथ बोला, भाई मुझे पता है कि आप और प्रेसिडेंट ली काफ़ी क्लोज हो, तो थोड़ा देख लो ना। ये कहते हुए उसने यीफेंग के हाथ में एक बैंक कार्ड थमा दिया, जिससे यीफेंग की भौहें तन गई। मिस्टर झाओ, ये क्या है? बस एक छोटा सा गिफ्ट समझो, टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हे सीईओ ऑफिस, प्रेसिडेंटली, ये वही बैंक कार्ड है जो मिस्टर झाऊ ने मुझे रिश्वत देने के लिए दिया था। इसे लेते ही मैं सीधा आपके पास आ गया। इसमें 200 जीरो और 32 युआन है। मैंने एक पैसा भी नहीं छुआ। आखिर पहली बार किसी ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की थी, तो ये फेंग के लिए ये चेक न करना कि उसमें कितने पैसे हैं काफी मुश्किल था। ई फेंग की सच्ची रिपोर्ट सुनकर ली मेंग्याओ ने डेस्क पर रखे बैंक कार्ड की तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम काफी ऑनेस्ट हो। तुम इस कार्ड को अपने पिछले कुछ दिनों के काम के रिवॉर्ड की तरह रख सकते हो। जब उसने सुना कि वो उस चाओ जियानिंग की रिश्वत रखने को कह रही है, तो यी फेंग ने सरप्राइज होकर पूछा, आपका मतलब है कि मैं रिश्वत ले लूं? अगर तुम इसे मेरी मर्जी के बिना रखते तो वो रिश्वत होती, लेकिन अगर मेरी परमिशन से रख रहे हो तो ये एक रिवॉर्ड है, समझे? एक पल में यी फेंगली मेंग्याओ की बात समझ गया। उसने जल्दी से कार्ड लिया और स्माइल करते हुए बोला, समझ गया। बैंक कार्ड जेब में रखने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने ली मेंग्याओ से पूछा, जो अभी भी अपने डेस्क पर काम कर रही थी, अब मैं झाऊ जियानिंग को क्या जवाब दूं? आखिर मैंने उसका गिफ्ट जो एक्सेप्ट कर लिया है। गुड नाइट। उसने और बाकी लोगों ने बहुत भारी अमाउंट उधार लिया है और इसमें इन्वॉल्व लोगों की गिनती काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम उन्हें पुलिस के पास भेज भी दे तब भी हमें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन्हें एक और महीना फंड्स इकट्ठा करने के लिए दे दो। सुनते ही ये फेंग हंसते हुए बोला, समझ गया, मैं झू जियानिंग को बताऊंगा। आगे बढ़ो। ये फेंग के निकलते ही ली मेंग्याओ हल्के से सिर हिलाई। उसे पता था कि झू जियानिंग ने समूह से निकाले गए पैसे का 90% ली जियानजुन के पॉकेट में चला गया। वो पैसा वापस पाना स्वर्ग तक चढ़ने से भी मुश्किल था। असल में ली मेंग्याओ को सारा पैसा वापस लाने की जरूरत नहीं थी। उसे बस झू जियानिंग और ली परिवार को बताना था कि अब डोंगलिन सिटी में ली फैमिली की एंटरप्राइज एज मेरी ली मेंग्याओ की डिसीजन में है। अगर तुम अभी भी पहले की तरह इस जगह से फीड ऑफ करना चाहते हो तो मुझे करवा मत समझो। जब झू जियानिंग को पता चला कि उसके पास फंड्स इकट्ठा करने के लिए एक महीना है, तो उसने ये फेंग का बहुत ज्यादा धन्यवाद किया, क्योंकि समूह के लोग पहले ही कर्ज न चुकाने के कारण गिरफ्तार हो चुके थे। झो जियानिंग जैसे लोग जेल नहीं जाना चाहते थे, पर घर और कार बेचने में टाइम लगता है, इसलिए उसने ये फोंग से मदद ली। उसकी थैंक्स सुनकर ईफोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम तो आखिरकार कोलीग्स हैं। अगर मैं मदद कर सकूं तो करूंगा। ठीक है, फंड्स इकट्ठा करने में जल्दी करो, मुझे भी बिजी होना पड़ेगा। शाम, एक बिजी दिन के बाद जब वोंग है ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो यी फोंग जल्दी जल्दी कंपनी से निकल गया। भाई फोंग, चलो मैं तुम्हें ड्रिंक ट्रीट करूंगा। पहले वोंग है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक ग्रैंडसोन जैसा था। लीडर से पिटाई, क्लाइंट से कर्ज और टॉयलेट में गड़बड़ी करने पर क्लीनिंग लेडी ने भी डांटा। पर अब वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट है, जहां भी जाता है लोग भाई वोंग कहकर ग्रीट करते हैं। यहां तक कि सुंदर युवा लड़कियां भी उसके पीछे एक्टिवली फॉलो करती हैं। इसलिए वोंग है ये फेंग का बहुत ही ग्रेटफुल है। लेकिन ये फेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे अपनी सिस्टर को फूड डिलीवर करना है, शायद किसी और दिन। फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, फिर हम ड्रिंक करेंगे।
शायद किसी और दिन, अब चलना पड़ेगा। ये फेंग वांग है के साथ ड्रिंक नहीं करना चाहता था। वो यूए की लेकर फिक्र में था। कल रात ली मेंग्याओ की एक कॉल ने डायरेक्टर वू को निकाल दिया। ये फेंग सच में डर रहा था कि ये बंदा यूए के खिलाफ रिटेलिएट कर देगा। उसने कुछ फूड खरीदा और जल्दी से अस्पताल की ओर भागा। जैसे ही वो डायरेक्टर के ऑफिस में घुसा, वो हैरान रह गया। यूए बिस्तर पर बैठी थी। उसके सामने परिष्कृत डिशेज रखी थी। ये सीन देखते ही ये फेंग जिज्ञासु होकर पूछा, यूए, ये फूड कहाँ से आया? भाई, हेड नर्स अभी अभी आई और बोली कि अस्पताल मेरी सारी फूड और लॉजिंग कवर करेगा। फिर उन्होंने मुझे ये सारे डिशेज भेज दिए। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, इसलिए मैं खाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये सुनकर ये फेंग ज्यादा हैरान नहीं हुआ। कल रात ली मेंग्याओ की पावर देखकर देश के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यूए को देखने आए, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार यही तो प्रिविलेज का फायदा है। यूए के साथ डिनर खाने के बाद ईफेंग घर गया और नीचे लेवल पर उसे लिन वेनवेन मिल गया। वह जल्दी से पास आया और खुशी से बोला, वेनवेन, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुमसे चैट करने आया हूं। पता नहीं तुम फ्री हो या नहीं। एक सिंगल आदमी के तौर पर मैं तो बिल्कुल फ्री हूं। ऊपर आओ। ई फेंग ने दरवाजा खोलकर पीछे खड़ी लिन वानवान की तरफ मुड़कर कहा, मेरी जगह थोड़ी गंदगी है, पर फिकर मत करो। इससे पहले कि यीफेंग अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे से एक मर्डरस ऑरा वाला चाकू निकला और सीधे उसके गले की तरफ स्लैश किया। यीफेंग अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। आखिर उस बंदे ने चाकू बहुत ही क्रेजी स्पीड से चलाया था। उस शार्प ब्लेड को अपने गले के पास देख लिन वानवान ने सडनली उस साइड में धक्का दिया और अपने पास से एक छोटा ब्लेड निकालकर उस चाकू से कोलाइड किया, जो यीफेंग की जान लेने आया था। एक ही पल में वहां चिंगारियां उड़ने लगी। दरवाजे के अंदर वाले बंदे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिन वैनवेन अचानक पॉप आउट हो जाएगी। उसने जल्दी से अपना चाकू अंदर किया और पहले उससे डील करने के लिए रेडी हो गया। पर लिन वैनवेन अपना छोटा ब्लेड लेकर सीधे अंदर चार्ज कर गए। उन दोनों के बीच बस कुछ ही राउंड्स हुए। अपोनेंट को कई कट्स लगे, जबकि अकेले लड़ रही लिन वैनवेन को एक खरोंच तक नहीं आई। उस बंदे को इमीडिएटली रियलाइज हो गया कि वो लिन वैनवेन का मैच नहीं है, तो वो और नहीं लड़ा और खिड़की से बाहर जंप कर गया। लिन वानवान खिड़की के पास गई और उस बंदे को लंगड़ाते हुए भागते देखा, जिससे उसकी त्योरियां थोड़ी चढ़ गई। उसे लगा था कि ये बंदा उसे मारने आया है, पर उसका लेवल देखकर ऑब्वियस था कि वो उससे काफी वीक है। उसे मारने आना तो बस सुसाइड जैसा था। अगर उसे मारने नहीं, तो क्या वो ये फेंग को टपकाने आया था? उसी वक्त ये फेंग भी लिन वानवान के पास भागा और उस बंदे को गायब देख गाली देने लगा। मेरा ये घर तो पब्लिक टॉयलेट जैसा है, कोई भी मुंह उठाए अंदर चला आता है। उसकी ये बात सुनकर लिन वानवान ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या कोई और भी अंदर आया है? बाकी लोग इंपॉर्टेंट नहीं हैं। वांग जियांगलिंग के केयरलेस नेचर को देखते हुए वो शायद खुद को मारने के लिए किसी को नहीं भेजेगी। वैसे भी ये बंदा वांग जियांगलिंग से काफी वीक था। लिन वानवान की तरफ देखते हुए वो कुछ बोलने ही वाला था कि सडनली उसने उसके हाथ में वो छोटा ब्लेड नोटिस किया और उसे समझ नहीं आया कि क्या बोल। वैसे भी उसे पता था कि वो एक असेसिन है, तो क्या उसे अब उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देनी चाहिए? लिन वानवान ने देखा कि ये फेंग उसके हाथ वाले चाकू को स्टेयर कर रहा है। ये रियलाइज करके कि उसने उसकी फाइट देख ली है, उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मुझे एप्पल्स खाना पसंद है, इसलिए मैं चाकू साथ रखती हूँ। रीजनेबल है ना? लिन वैनवेन के इस एक्सप्लेनेशन ने ये फेंग को सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम सेब छीलने के लिए 4 सेंटीमीटर वाला चाकू ले जाते हो? कभी कभी मैं इसे तरबूज काटने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तुम वाकई कूल हो। उसने जब देखा कि वो टकराव नहीं करना चाहती, यीफेंग ने आगे नहीं बढ़ाया। दोनों सोफा पर बैठ गए। लीन वेनवेन ने यीफेंग के पैसे देखकर पूछा, तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है क्या? यीफेंग ने काफी लोगों को नाराज किया था। चेन मिंग, झांग चांग और कंपनी क्योटो में वांग शियांगलिंग। वांग सियांगलिंग को तो लगभग हटाया जा सकता था, इसलिए बचा सिर्फ चेन मिंग और झांग चांग। पर वो ली मेंग्याओ के आदेश पर कर्ज इकट्ठा कर रहा था। अगर वे नाराज होते तो ली मेंग्याओ को मारते, खुद को नहीं। उसे ठीक ठीक पता नहीं था किसने किया, इसलिए उसने सिर हिलाया। जब उसने देखा कि उसे नहीं पता, लीन वेनवेन ने कोट उतार कर कहा, तो मैं आज रात रहूंगी। गलत मत समझना, मैं डरती हूं कि वो व्यक्ति तुम्हारे पीछे आएगा। ठीक है, तो तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफा पर लेटूंगी। जरूरत नहीं,
शिष्ट मत बनो, देर हो गई है, जल्दी बिस्तर में लेट जाओ। यीफेंग अभी भी बचपन की तरह उसकी परवाह कर रहा था। देखकर लीन वेनवेन को 20 साल बाद फिर से सुरक्षित महसूस हुआ, क्योंकि यीफेंग ने एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जहां बेडरूम और लिविंग रूम एक ही जगह है। वो सोफा पर लेट सकता था और फिर भी बिस्तर पर लीन वेनवेन से बात कर सकता था। यीफेंग ने कंबल से खुद को ढक लिया और पूछा, वेनवेन, तुम विदेश में ठीक ठाक रही हो क्या? यीफेंग के सवाल पर एक ऐसी याद जो वो याद नहीं करना चाहती थी उभर आई। सिर हिलाते हुए उसने धीरे से कहा, ठीक है, शायद। सच में ठीक? तो मैं अब राहत महसूस कर रही हूं। जब से तुम गोद ली गई हो, मैं तुम्हारे विदेश में होने को लेकर परेशान रहती थी। डरती थी कि तुम्हें बुली किया जाएगा। बुरा है कि मेरे पास तुम्हें ढूंढने की ताकत कभी नहीं थी। यीफेंग को गिल्ट फील होते देख लिन वेनवेन थोड़ा स्माइल करके बोली, मैं खुश हूं कि तू मुझे याद किया। ये मेरा काम ही है। आखिर बचपन में वादा किया था कि मैं तुझे लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करूंगा। बचपन का जिक्र सुनते ही लिन वेनवेन के दिमाग में फिर से वो सबसे फ्री टाइम वाला पीरियड आ गया। मिडनाइट। यीफेंग अभी अभी सो गया था जब अचानक बाहर भारी बारिश शुरू हो गई। विंडो की तरफ देखता हुआ आंखें खोलकर फकरा मारते हुए उसने कहा, वेदर फोरकास्ट में लिखा था कि बारिश नहीं होगी। चल ठीक है, थोड़ा और सो ले। जैसे ही उसने आंखें बंद करके फिर सोना शुरू किया, आकाश से एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और जोरदार थंडर क्लैप उसके कानों में गूंज उठा। यीफेंग थंडर से डरा नहीं था, फिर भी उस थंडर से झटका खा गया। वो जल्दी जल्दी आंखें खोलकर गालियों के लिए तैयार हुआ। तभी लिन वेनवेन अचानक बैठ गई, कान ढकते हुए रोने लगी। यीफेंग, यीफेंग! अचानक लिन वेनवेन की बचपन की थंडर फियर याद आई। नहीं सोचा था कि बड़ी होकर भी वो इतनी देरी हुई है। यीफेंग जल्दी जल्दी कंबल फेंक कर सोफा से कूदते हुए कांपती लिन वेनवेन के बगल में बैठा और धीरे से बोला, वेनवेन, डरो मत, मैं यहां हूं। यीफेंग की आवाज सुनकर आंसुओं से भीगी लिन वेनवेन ने सिर उठाया, सामने के हैंडसम डैशिंग बिग बॉय को देखकर विश्वास नहीं होते हुए पूछा, यीफेंग, क्या वाकई तू ही है? अरे, लगता है मैं ही हूं। उसका जवाब सुनकर आधी नींद में रही लिन वैनवेन ने हाथ बढ़ाया और उसे कस के गले लगाया, रोते हुए। मैं बहुत खुश हूं कि तू अभी भी मेरे साथ है। लिन वेनवेन के दिल में अपनी अहमियत देखकर यीफेंग चुप हो गया। उसके सिर को धीरे धीरे सहलाते हुए उसने नरमी से कहा, डरो मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हम कभी नहीं अलग होंगे। ठीक है, कभी नहीं अलग। अब सो जा। यीफेंग का वादा सुनकर लिन वेनवेन ने जल्दी सिर हिलाया और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। लिन वेनवेन को जल्दी ही फिर से सोते देखते ही यीफेंग ने गहरी सांस ली। उसके आंसू भरे चेहरे को देखते हुए उसने दर्द में कहा, मैं नहीं जानता तू इन सालों में कैसे टिकी रही। अगर मुझे पता होता कि तुझे गोद लेने के बाद बुरा बर्ताव मिला था, तो मैं उस वक्त ही तुझे अनाथालय से निकाल लेता। कम से कम मैं हमेशा तेरी रक्षा कर पाता। एक गहरी सांस लेते हुए यीफेंग ने उसे पकड़े हुए लेट गया। सुबह हुई और यीफेंग एकदम घुटन जैसा महसूस करके जागा। उसने देखा कि उसका चेहरा फुलके जैसे गद्दे में दबा हुआ है। कल रात गलती से कंबल को गोल बॉल बना लिया और वो उसमें फंस गया। जैसे ही वो ठीक होने की कोशिश कर रहा था, उसके बगल से हल्की हंसी सुनाई दी। घुमा तो देखा कि लिन वानवान तकिया गले से लगा रही है। चेहरे पर शरारती लुक है। तू ऐसे सो रही है जैसे लड़ाई लड़ रही हो। उसने हंसे बिना नहीं रह सकी। अभी अभी मैंने तेरी बड़बड़ाहट सुनी। मुझे दबा मत और तू कंबल में डंपलिंग की तरह लिपट गई। यीफेंग ने अपना चेहरा रगड़ा, रंग नीला बैंगनी हो गया। बेबस कहता है, मैं सोच रहा था कोई चीज ने मुझे अटैक किया है। लगभग डर के कारण जाग गया। यीफेंग की मदद की आवाज सुनकर लिन वानवान ने जल्दी जल्दी उसे छोड़ दिया। फिर से भारी भारी सांस लेते हुए यीफेंग ने लिन वेनवेन को डरते डरते देखा और बोला, यार, ये सच में बिना निशान के मार रहा है। यीफेंग की बात सुनते ही शर्म से लिन वेनवेन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। जल्दी जल्दी उसने कंबल फेंका, बिस्तर से कूद गई और हांफते हुए यीफेंग को हकलाते हकलाते पूछा, तू तू कैसे बिस्तर पर पहुंच गया? इस सवाल का जवाब देते हुए यीफेंग बैठ गया, अपना चेहरा रगड़ा और समझाया, कल रात अचानक गरज गड़गड़ाई, फिर तू डर के मारे जागी। हर जगह मेरा नाम पुकारती रही, इसलिए मैं बिस्तर पर दौड़कर आया तुझे साथ देने। पर भरोसा रख, मैं सिर्फ तेरे पास रहा, तुझे कुछ नहीं किया। जबकि यीफेंग में भी मर्दों की वही कामों कमियां थी।
फिर भी उसकी एक हद थी, बेहोश होने पर लिन वेनवेन का फायदा नहीं उठा सकता। अगर फायदा उठाना होता तो वो तू जब जागी होती तब करता। लिन वैनवेन को अभी भी यीफेंग के किरदार पर थोड़ा सा शंका था। ये लड़का बचपन से ही उसके शरीर को देखता रहा, बड़े होकर वही बचपन की चालें चलना असंभव नहीं था। पर लिन वैनवेन के लिए ये मायने नहीं रखता था। वैसे भी उसका शरीर तो पहले ही उसके द्वारा पूरी तरह से पढ़ा जा चुका था। अपनी गड़बड़ कपड़े सीधा करके अंदर की पैनिक को दबाने के लिए गहरी सांस लेती हुई उसने येफुंग को कहा, तू जानता है ना, मुझे हमेशा से थंडर से डर लगता है, खासकर जब मैं सो रहा हूं। मुझे पता है, मैं बस ये नहीं उम्मीद किया था कि तू अभी भी बचपन की तरह सहजता से मेरा नाम बुलाएगा। हैबिट लगता है। एक मोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हुए लिन वानवेन ने खिड़की से बाहर देखी कि आसमान अब पूरी तरह साफ है, तो उसने कहा, मुझे अपने काम निपटाने जाने हैं। ध्यान रखना, ये फेंग को पता था कि वो पिछले रात के किलर की बात कर रही है, इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा, फिक्र मत कर, मैं इतना वीक नहीं हूं। उम्मीद है। उसने ऐसा कहकर सिर नीचे करके चली गई। फिर ये फेंग ने हल्की सांस छोड़ी, चेहरा रगड़ते हुए बड़बड़ाया, भले ही मैं सांस नहीं ले पा रहा था, पर वो दम घुटने वाला फाइलिंग थोड़ा मजेदार लग रहा था। एक थकाऊ दिन के बाद यीफेंग ने वैस ही हॉस्पिटल गया यूए के साथ रहने के लिए। फिर ली मेंग्याओ के घर जाकर उसे आधा बॉडी मसाज दिया। ली मेंग्याओ पहले की नर्वसनेस से धीरे धीरे एडेप्ट हुई और फिर उसका एंजॉय किया। सोफा पर लेटी हुई उसकी खूबसूरत लेग पर उसका बड़ा हाथ घूमते देख यीफेंग ने अनकॉन्शियसली होठ चाट लिए। कहना नहीं चाहिए, पर ली मेंग्याओ का ओपनली फायदा उठाना, ऐसी फीलिंग वाकई डेमन गुड है। यीफेंग के बड़े हाथ ने ली मेंग्याओ के नाजुक जेड जैसी पैर को छोड़ने के बाद ली मेंग्याओ धीरे धीरे आंखें खोलकर बोली, जब से तू मुझे मसाज दे रही है, मुझे पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड फील हो रहा है। अब मैं पूरी तरह से डे लाइट तक सो सकता हूं। ये फोंग ने सोचा, मेरे पास अभी भी और यूनिक मसाज टेक्निक्स है, मैं तुझे पूरा दिन रात सोता बना सकता हूं। उसका दिमाग काफी लीची था, लेकिन बायां मुंह बहुत सीरियस था। जितना तक तू आराम से सो सके, तब मेरा मसाज बेजर नहीं गया। एम एम यहाँ 50 युआन तुम्हारे रिवॉर्ड के तौर पर। आगे भी अच्छा करो। देख कर कि उसे यहाँ तक पैसे भी मिले, ये फोंग खुश हो गया। ली मेंग्याओ जैसी टॉप टायर ब्यूटी का फायदा उठाकर, और वो अभी भी मुझे पेमेंट करती है। दुनिया में कहीं और ऐसा बेस्ट डील नहीं मिल सकता। ये फेंग ने थोड़ी देर के लिए हप्पीली कहा। थैंक्स प्रेजिडेंटली, मैं वादा करता हूं कि आगे मैं अच्छे से काम करूंगा, तुझे रोज आराम दूंगा, सुबह तक नींद में रखूंगा। हालांकि ये फोंग के शब्द गलत नहीं थे। ली मेंग्याओ को लगा कि वो थोड़े अजीब लग रहे थे, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं, उठकर चप्पल पहन ली और बोली, ठीक है, मैं अब स्लीप करने वाली हूं। जब तुम निकलोगे तो दरवाजा बंद कर देना। समझ गया। ली मेंग्याओ के घर से निकलते ही ये फेंग ने हाथ में बैंक कार्ड देखा और मुस्कुरा दिया। धनी लोगों की सर्विस इतनी मजेदार होगी, ऐसा नहीं सोचा था। लगता है मैं अपनी छोटी सी लाइफ के पीक वाली गोल की ओर एक और कदम बढ़ा रहा हूं। जब ये फेंग घर वापस आया, सबसे पहले उसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर चेक किया कि बाहर कोई उसे छुरा घोंपने वाला तो नहीं। फिर अंदर चला गया। उसने दीवार पर स्विच दबाया और अंधेरा कमरा रोशन हो गया। कहाँ थे तुम? अभी अभी वापस आए? अचानक वांग शियांगलिंग की आवाज सुनकर ये फेंग ने जल्दी से अपनी नजर बिस्तर पर टिका दी। इसी वक्त वांग शियांगलिंग बिस्तर पर बैठी गुस्से में उसे देख रही थी। आज की वांग शियांगलिंग फिर से लंबी पैंट नहीं पहने थी, क्योंकि जो भी वो पहनती ये लड़का फाड़ देता, इसलिए उसने बस एक फोल्डेड शॉर्ट स्कर्ट पहन ली। ये फेंग ने पहले उसकी पतली खूबसूरत टांगों को झट से देखा, फिर नीचे की ओर देखा। जब उसने उसके पैर के नीचे खून से लथपथ चेहरा वाला आदमी देखा, तो ये फेंग जम गया। जख्मी आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने वांग शियांगलिंग से पूछा, वो कौन है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मैं आज शाम तुम्हारे घर आया और इस आदमी ने चाकू निकालकर मुझसे मारने की कोशिश की। अगर मैं जल्दी रिएक्ट नहीं करता तो अभी मेरा चेहरा बिगड़ जाता। फिर भी वो मुझे काट गया। वांग शियांगलिंग के चोटिल सुनकर ये फेंग ने उसके शरीर को देखा, लेकिन कोई जख्म नहीं मिला। फिर जिज्ञासु होकर पूछा, तुम्हारे शरीर में कहाँ कट लगा? उसने कहा, उंगली। देखो, उसकी बीच की उंगली उठी। ये फेंग पास जाकर उसे जांचता है, एक पल सोचता है और कहता है, तेरी ये जख्म छोटी नहीं, तेरे चेस्ट से भी बड़ी है। यार, पिन होल साइज की जख्म को चेस्ट से बड़ी कह रहा है?
ये मजाक सुनकर वांग शियांगलिंग ने तुरंत नीचे की ओर देखा, जैसे पहाड़ की चोटी समझ गई कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और गुस्से में आ गया। इसी वक्त उसके पैर के नीचे वाला आदमी हंसी रोक नहीं पाया, तो उसने उसे जोर से लात मारते हुए चिल्लाया, हंसी तेरी मां की हंसी। बोल, कौन तुम्हें मेरे को मारने भेजा? वांग सियांगलिंग का गुस्सा उस आदमी पर देखकर वह जल्दी से बोला, मैं तुम्हें नहीं मारने आया, मैं उसे मारने आया था। ये बात सुनकर ये फेंग ने उस आदमी के सामने झुककर ठंडे अंदाज में पूछा, किसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा? चेन मिंग, उसने मुझे 200 युआन दिया मुझे मारने के लिए। भाई, मैं वाकई फंस गया, एक बार तो बचा ले। आदमी को ऐसा बोलते और बार बार सिर झुकाते देख ये फेंग ने भौहें चढ़ा ली और गाली दी। वो चेन मिंग वाकई पागल है, असल में एक असासिन को मेरे को मारने के लिए हायर किया। गाली के बाद अभी भी झुके हुए आदमी को देखते हुए ये फेंग ने सोचा और पूछा, अगर मैं अभी तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम फिर से मेरे को मारने वापस आओगे? भाई, अगर तू मुझे बचा लेगा तो तू मेरा एंसेस्टर बन जाएगा। मैं चाहे कितना भी रेबेल हूं, तेरे को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा एंसेस्टर, फिर चल। ये फेंग ने वाकई उसे छोड़ दिया देख आदमी हैरान होकर पूछा, तुम सच में मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो? तो फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए रखूं। बाहर निकल, मैं निकल रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं। आदमी को उठते और लंगड़ाते बाहर निकलते देख ये फेंग ने गहरी सांस ली। वांग शियांगलिंग उसे निराश देखकर जिज्ञासु होकर पूछा, तुमने बस उस असासिन को ही छोड़ दिया? मारना आसान है, लाश छुपाना मुश्किल, ये फेंग ने अनकहे मतलब में कहा। वह वांग शियांगलिंग को देख उलझन में पड़कर पूछा, वैसे तुम अंदर कैसे घुसे? तेरे घर की घटिया ताला तो एक लोहे की तार से ही खुल जाता है। उसकी हाथ में लोहे की एक तार देख ये फेंग ने चुपके से बड़बड़ाया, लगता है कल मुझे लैंडलॉर्ड से ताला बदलवाना पड़ेगा। तुम फिर से मेरे घर में क्या करने आए? सवाल के जवाब में वांग शियांगलिंग खड़ी हुई उसके सामने आई, हुंसते हुंसते बोली, बिल्कुल, मैं तो तेरे साथ वो पीच पिकिंग कॉन्टेस्ट सुलझाने आया हूं। देवी यीफिंग ने सीधा ही उसकी बढ़ाई हुई हाथ खोल दी, गाली दी, तेरी माँ की पीछ चुनना। रुक, तू अभी तक इस चीज का एडिक्ट नहीं बना है ना? यीफिंग के सवाल का सामना करते हुए वांग शियांगलिंग का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जल्दी से बहस करने लगी, मैं कैसे एडिक्ट हो सकती हूं? मैं बस वो कमल और मंदारिन डक की पेंटिंग दादाजी को वापस देना चाहती हूं। मैं तो इससे थक गई हूं। यीफेंग वांग शियांगलिंग से सच में नाराज हो गया। भले ही कमल और मंदारिन डक की पेंटिंग की कीमत 50 मिलियन थी, वह वांग शियांगलिंग को हमेशा परेशान करने नहीं दे सकता था। ऊपर से समय के साथ और लोग जरूर पता लगा देंगे। उस समय पेंटिंग बेचने की बात ही छोड़ दो, वांग परिवार और ली परिवार दोनों से पीछा न मिलना ही एक बढ़िया ब्लेसिंग होगा। स्थिति और बिगड़ने से बचाने के लिए यीफेंग के पास बस पैसा खर्च करने के अलावा कोई उपाय नहीं रहा। वह किचन में गया, डिश रैक के पीछे छुपी पेंटिंग निकाली, उसे उसके सामने फेंक दिया और बेताबी से बोला, ले, ये रही पेंटिंग, अब से मुझे मत परेशान कर। वांग सियांगलिंग ने हाथ में पेंटिंग देखी, फिर यीफिंग के नाराज चेहरे को देखा, थोड़ी देर सोचा और उसके हाथ में झुककर कहा, तो फिर मेरे साथ चल और ली जोंग को साफ साफ समझा दे। जैसे ही उसने उस दरवाजे की ओर खींचा, यीफिंग ने हाथ हटा दिया और ठंडे अंदाज में बोला, मैं तो पहले ही पेंटिंग दे चुका हूं। अपनी किस्मत मत धकेल, मैं अपनी किस्मत धकेल रहा हूं। बस बता दे, तू मेरे साथ क्यों तो वापस जा रही है या नहीं? अपनी धत्ते की मां के पास वापस जा। तो अब मेरी गलती है? परियों जैसी वो पीठ चुन रही थी। जैसे ही वो खत्म हुई, उसने अपना हाथ उसके तरफ बढ़ा दिया। यीफिंग बेबसी से अपना माथा रगड़ रहा था। बड़ी दीदी, क्या तुम कोई अलग मूव यूज कर सकती हो? अगर तुम्हें इससे थकान नहीं है तो मैं थक गया हूं। तुम कुछ नहीं जानते, इसे कहते हैं वो एक मूव जो हर जगह काम करता है। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, मेरा हैंड छोड़ दो। यीफिंग की थ्रेट का सामना करते हुए वांग शियांगलिंग ने प्राउडली अपना चिन उठाया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इस लाइफ में नहीं। मैं सच में तुम्हारे साथ खत्म हो गया हूं। चूंकि वांग शियांगलिंग पहले ही बेइज्जत हो गई थी, उसके पास अब पॉलिट रहने का कोई कारण नहीं बचा। मिडनाइट में वांग शियांगलिंग को अपने बिस्तर पर कंफर्टेबल स्लीप करते देख सोफा पर बैठा यीफेंग को धीरे धीरे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक पल बाद उसने उसकी प्रिटी फेस को देखा और फुसफुसाया, ये औरत पक्की एडिक्टेड है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा
तो मैं वो मूव उसके ऊपर यूज नहीं करता। डैम, अब मैं क्या करूं? यिफेंग को बहुत पता था, गॉड को इनवाइट करना आसान है, लेकिन उसे भेजना मुश्किल। अगर वांग सियांगलिंग सच में उससे क्लिंग करे, तो वो ट्रबलफुल होगा। भले ही वो प्रीटी हो, शानदार फिगर और बढ़िया फैमिली बैकग्राउंड रखती हो, उसकी फैमिली ली मिंगयाओ की फैमिली की मॉडल एनिमी थी। उसका 1 या 2 दिन रुकना ठीक था, पर अगर वो ज्यादा टाइम रुक जाए तो, अगर ली मिनग्याओ को पता चल जाए तो ई फैंग ने सनराइज के बाद वांग शियांगलिंग से सही सही बात करने का फैसला किया। अगले मॉर्निंग वांग शियांगलिंग उठी, स्ट्रेच किया और खुशी से बोली। वो स्लीप बहुत बेस्ट थे। वो नंगे पैर किचन की ओर चली और इशारा किया, इट, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है क्या? मैं तो भूख से मर रहा हूं। उसकी धक्के की आवाज सुनते ही यिफेंग के होठ अनिच्छा से हिल गए। जो लोग नहीं जानते थे वो सोच सकते थे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जब यिफेंग ने जवाब नहीं दिया तो उसने आंखें घुमाकर बाथरूम की ओर चल दी। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उसने टूथपेस्ट और टूथब्रश देखकर पूछा, क्या यहां कोई अनयूज्ड टूथब्रश है? नहीं? तो फिर छोड़, मैं तेरे वाला लेती हूं। बोलते ही उसने यिफेंग का टूथब्रश पकड़ लिया। ब्रश की आवाज सुनते ही यिफेंग धड़ाम से अंदर आया। उसके अपने टूथब्रश का इस्तेमाल देखते ही वह बोल नहीं पाया। दीदी, वो मेरा टूथब्रश है। पता है तो क्या? क्या मतलब? तो क्या? टूथब्रश पर्सनल चीज है। तेरे पास स्पेयर नहीं है क्या? तो मुझे तेरे वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंजूस मत बन, चल नूडल्स बना ले। उसने उसे बाथरूम से धकेल दिया। यिहेंग का चेहरा काला हो गया। यार, वो तो फ्री लोडिंग शुरू कर दी। धोने के बाद वांग शियांगलिंग बैठ गई और बिना हिचकिचाए खा ली। उसको इतने मजे से खाते देख ये फेंग बोला, मिस वांग, मैंने पेंटिंग वापस कर दी है। क्या तुम अब मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? ये सुनकर उसने नूडल्स का एक कौर लिया और बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे छोड़ दो? मेरे साथ क्योटो वापस चलो और ली झोंग को सब कुछ समझा दो, वरना मैं तुम्हें हर दिन ऐसे ही परेशान करूंगी। ये फेंग ने सोचा, मुझे परेशान करेगी? तुम तो साफ तौर पर यहां मजे करने आ रही हो। उसने एक आ भरी और अपने नूडल्स खाने लगा। जो भी हो, तुम्हें जो करना है करो। ये फेंग को कॉम्प्रोमाइज करते देख वांग शियांगलिंग के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ब्रेकफास्ट के बाद वो चली गई। ये फेंग नीचे गया और उसने लिन वान वान को देखा। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया। वान वान, तुम ऊपर क्यों नहीं आई? मुझे पता था कि तुम जल्द ही काम के लिए निकलने वाले हो, इसलिए मैं ऊपर नहीं गई। क्या वो किलर फिर से आया था? वो आया था, पर उसे पकड़ने के बाद मैंने उससे उगलवा लिया कि उसे किसने भेजा था। तुमने उसे पकड़ लिया। उसका सरप्राइज चेहरा देखकर ये फेंग को समझ नहीं आया कि वांग सियांगलिंग के बारे में कैसे समझाए, और वो अपनी उस ट्रिक के बारे में भी नहीं बता सकता था, वरना उसके दिल में उसकी हीरो वाली इमेज खराब हो जाती। इसलिए उसने बस अपने कंधे उचका दिए। मैं नहीं, मेरा फ्रेंड ने उसे पकड़ लिया। लिन वानवान ने सोचा कि वो एक मर्द फ्रेंड की बात कर रहा है और हंस पड़ी। लगता है तुम्हारा फ्रेंड काफी बढ़िया है। ऐसा ही कुछ। फिर मैं रिलीव्ड हूं। वर्क पर चलो, मैं निकल रहा हूं। उसके दूर जाने को देखते हुए यीफेंग ने मरमर किया, तुम अभी भी दिल के गहराई में मेरे बारे में केयर करते हो, है ना? कंपनी में देखे रहने के लिए थैंक्स। उसने चेन मिंग को ढूंढा नहीं। उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। चेन मिंग ने ये फेंग को जीवित और ठीक देखते ही जल्दी से असासिन को कॉल किया, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हुआ। सोचते हुए कि किलर ने पैसा ले लिया लेकिन काम नहीं आया, चेन मिंग ने टेबल को जोर से धक्का दिया। डैम, आजकल के किलर्स में कोई वर्क एथिक्स नहीं रहता। शाम को चेन मिंग अपनी कार में बैठा रियल एस्टेट एजेंट से मिलने गया ताकि अपना घर बेच सके। उसे पहले ही क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया था और उसे लेनियंसी पाने के लिए पैसा वापस करने को कहा गया था। कोई और विकल्प न होने के कारण उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। जैसे ही वह निकलने वाला था, पैसेंजर डोर खुली और यीफेंग अंदर बैठ गया। यीफेंग को अचानक प्रकट होते देख चेन मिंग डर के मारे कूद गया, लेकिन सोचते हुए कि यीफेंग को नहीं पता चलना चाहिए कि उसने किसी को मारने के लिए भेजा था, वह शांत हुआ और ठंडे अंदाज में पूछा, यीफेंग, तुम मेरी कार में क्यों हो? यीफेंग ने हल्के से होठ मोड़े और मुस्कुरा दिया, कोई खास नहीं यार, बस तेरे ने मुझे मारने के लिए किसी को हायर करने की बात करनी थी। ये सुनते ही चेन मिंग की पुतलियां सिकुड़ गई। सबर्बन इलाके में किसी सुनसान जंगली जगह पर
इसी वक्त चेन मिंग सिर पकड़ के दर्द में चिल्ला रहा था, जबकि ये फेंग ने उसे किक मारते हुए डांटा। मैं अपना काम ठीक ठाक कर रहा था। अगर तुझे बुरा लग रहा है तो ली मेंगियाओ से रिवेंज ले ले। भाई, तू मेरे ऊपर रिवेंज क्यों ले रहा है? मैं गलती कर रहा हूं। मैं गलती कर रहा हूं। मारना बंद कर। तू मेरी जान लेने के लिए भी किसी को हायर किया, और मैं तुझे 2 बार मार नहीं सकता। गालियों के बाद ये फेंग ने उसे चेहरा में किक मार दी। चेन मिंग को जमीन पर खून से लथपथ चेहरा लेकर सांसें लेता देख के ये फेंग ने पॉकेट से टिश्यू निकाला, उसके हाथों से खून पोंछा और बोला, अब मैं तुझे 2 ऑप्शन देता हूं। तू खुद को सस्पेंड कर ले और जितना भी टाइम सजा मिले मैं मान लूंगा। ये फेंग के ऑप्शन देख के चेन मिंग ने दांत निकालते हुए फिर उसकी ओर देखकर पूछा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तू मर जाएगा। चेन मिंग को नहीं पता था कि ये फेंग ब्लफ कर रहा है या वाकई मार देगा, पर इस हालत में सीधा टक्कर देना बिल्कुल बेवकूफी थी। पहले उसे स्टेबलाइज करना पड़ा। तो चेन मिंग जल्दी जल्दी बोला, मैं खुद को सस्पेंड करना चुनता हूं। आदमी ने वही चॉइस ली देख के ये फेंग ने ठंडे तौर पर कहा, बेहतर होगा कि तू वादा निभाए, नहीं तो मैं खुद तुझे येलो स्प्रिंग्स भेज दूंगा। चिंता मत कर, मैं अभी ही सरेंडर हो जाऊंगा। आशा है सच्चा हो। ये फेंग ने बात खत्म की, फिर उसने उसे एक और ठंडी नजर मार दी और पीछे मुड़कर निकलने की तैयारी कर ली। पर चेन मिंग के चेहरे पर अचानक एक खतरनाक झलक दिखने लगी। उसे सरेंडर करने देना मुमकिन नहीं था, पर वो भी नहीं चाहता था कि बात बाहर आ जाए, इसलिए एक ही रास्ता बचा था, ये फेंग को हमेशा के लिए चुप कराना। चेन मिंग ने एक पत्थर पकड़ लिया, फिर उठकर इफेंग के पीछे धावा, बोला, पत्थर को जोर से इफेंग के सिर के पीछे की तरफ स्विंग किया। पर जो उसने नहीं सोचा था वो था यीफेंग ने सिर घुमाकर आसानी से पत्थर को चकमा दे दिया। यीफेंग अचानक मुड़ गया, चेन मिंग की घबराई हुई आंखों से टकराया और धीमी आवाज में बोला, मैंने पहले ही तुझे एक मौका दे दिया था। तू ना सिर्फ उस मौके को कद्र नहीं किया, बल्कि मुझे चुप कराने के लिए मारना भी चाहता है। तो फिर मुझे दोष मत दे। यीफेंग की आंखों में हत्या की इच्छा भर गई देखकर चेन मिंग जल्दी जल्दी दया मांगने लगा, पर यीफेंग की मुट्ठी उसके चेहरे पर धड़ाम मार गई। धड़ाम! यीफेंग की पंच से चेन मिंग जमीन पर गिर गया। वो जल्दी जल्दी उठने की कोशिश कर दौड़ने लगा, क्योंकि उसे समझ आया कि यीफेंग सच में उसे मारना चाहता है। पर यीफेंग कैसे उसे भागने दे सकता है? उसने उसकी पीठ पर जोर से लात मार दी। लात मारकर उसे जमीन पर सपाट कर देने के बाद यीफेंग उसके ऊपर बैठ गया और अपनी बांग उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर पकड़ ली। फिर ठंडी आवाज में बोला, अगली जन्म में अच्छा इंसान बन और मेहनती लोगों को फिर से धमकाना मत। नहीं, फट गया। जैसे ही उसकी गर्दन मुड़ी, चेन मिंग की आंखें बड़ी हो गई और पुतलियां धीरे धीरे फैल गई। ये फेंग ने बेहूद चेन मिंग को जमीन पर फेंक दिया, फिर खड़ा हुआ, भारी भारी सांस ले रहा था। वो अभी अभी इम्पल्स में काम किया था, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं। पर चेन मिंग की लाश देखकर ये फेंग को समझ आया कि उसने क्या किया। डैम इट, सच में मैं किसी को मार दिया? ये फेंग बिल्कुल हैरान रह गया। उसने वाकई में ऐसा कुछ कर दिया। वो जल्दी जल्दी झुका और चेन मिंग का चेहरा बेचैन होकर थप्पड़ मार दिया। चेन मिंग, मैं जानता हूं तू अभी भी जिंदा है, दिखावा बंद कर, जल्दी उठ जा। पर चाहे वो कितनी भी खींचे, चेन मिंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब देखा कि वो पूरी तरह से मर गया, ये फेंग घबराते हुए जमीन पर गिर गया। हो गया। मैं खत्म हो गया। भले ही उसने जानबूझकर नहीं मारना चाहा, पैशन क्राइम का चार्ज लगना तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही सोचा कि जेल जाने वाला है, ये फेंग गिरने लगा। एक खुशहाल जिंदगी बस हाथ में थी, फिर भी उसने बड़ी गलती कर दी। जब ये फेंग निराशा में अपना चेहरा पकड़ रहा था, लिन वेन जेब में हाथ डालकर पास आई। उसने पहले चेन मिंग की लाश पर एक नजर डाली, फिर दिमागी तौर पर गिरते ये फेंग से बोली, मरना मरना ही है, वो वाकई में मरने लायक था। लिन वेनवेन की आवाज सुनते ही ये फेंग जल्दी से ऊपर देखा। जब देखा कि वो सच में उसके सामने खड़ी है, ये फेंग बड़बड़ाया, पर चाहे वो लायक था, फिर भी मैं नहीं होना चाहिए था जो उसे मार दिया। ठीक है, ज्यादा मत सोच, इधर आराम कर, मैं उसकी देखभाल करूंगी। कहने के बाद लिन वेनवेन ने चेन मिंग की टांग पकड़कर पास के ग्रोव में खींच ली। ये फेंग ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, फिर खड़ा हुआ और दिमागी हालत में ग्रोव की ओर चल पड़ा। लिन वेनवेन बहुत प्रोफेशनल थी। चेन मिंग को दफन करने के बाद बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था।
उसने हाथों से धूल झाड़ ली, फिर ये फेंग को चुपचाप अपनी ओर घूरते हुए देखा और मुस्कुरा पड़ी। मैं पहले पेट दफन का मास्टर था, इसलिए बॉडीज दफन करने में काफी एक्सपीरियंस है। देखते हुए कि वह अभी भी उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी, यिफेंग ने सपाट जमीन की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, पर क्या ये वाकई ठीक है? भरोसा करो, कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। आओ मेरे साथ उसकी कार की देखभाल करने चले। बोलना खत्म करने के बाद वह चल दी। यिफेंग ने दफन जगह को एक बार फिर देखा, फिर कुछ नहीं कहा और साथ चल पड़ा। दोनों ने चेन मिंग की कार को एक रेजरवॉयर तक ले गए। लिन वेनवेन ने कार पर गैसोलीन डाल दिया, एक मैचबॉक्स निकाला और कार को आग लगा दी। जली हुई लपटों को देखते हुए लिन वेनवेन यिफेंग की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। जब सिर्फ फ्रेम बचा रहेगा, हम उसे रेजरवॉयर में फेंक देंगे। उसकी बात सुनकर अब शांत यिफेंग ने उसकी ओर देखा और मतलब भरा सवाल किया, क्या सबूत नष्ट करना भी तुम्हें पेट दफन मास्टर से सिखा है? हम सबूत नहीं नष्ट कर रहे, बस एक ऐसी कार जला रहे हैं जिसे कोई नहीं चाहता। यह साफ साफ कहने के बाद और सिर हटाते हुए यिफेंग ने गहरी सांस ली। जले हुए फ्रेम को तोड़कर रेजरवॉयर में फेंकने के बाद दोनों शहर की ओर वापस चले। आधी रात यिफेंग की बिल्डिंग की नीचे वाली मंजिल पर लिन वेनवेन ने खोया खोया यिफेंग को देखा और कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगी। यिफेंग, जिसने पहले कभी मुर्गी भी नहीं मारी थी और अब इतना गंभीर काम कर चुका था, सच में किसी की जरूरत महसूस कर रहा था। तो उसने सिर हिलाया और उसे ऊपर ले गया। वे अपार्टमेंट में दाखिल हुए। वांग शियांगलिंग नहीं दिखने पर यिफेंग ने चुपचाप राहत की सांस ली, वरना उससे समझाने का तरीका नहीं पता चलता। लिन वेनवेन ने ये फेंग को सोफे की तरफ जाते देखा और बोली, मेरे साथ बेड पर सो जाओ। क्या ये गलत नहीं होगा? क्या तुम भूल गए कि बचपन में हम रोज साथ कैसे सोते थे? इधर आओ। चूंकि लिन वानवान ने खुद रिक्वेस्ट की थी, तो ये फेंग ने मना नहीं किया। जैसे ही वो लेटे, लिन वानवान ने हाथ बढ़ाकर उसे हग कर लिया और जेंटली उसका सिर सहलाने लगी। टेंशन मत लो, सब खत्म हो गया है। मैं सच में अपने बारे में फिक्रमंद नहीं हूं। मुझे फिक्र है कि कहीं तुम इसमें फंस ना जाओ। ये देखकर कि उसे उसे भी साथ डुबोने का डर है, लिन वानवान ने उसकी आंखों में देखा और सीरियसली पूछा, अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो तुम भी मेरे लिए यही करते ना? ये फेंग ने बिना हेजिटेट किए सिर हिलाया। उसके लिए लिन वानवान फैमिली जैसी थी। फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता था। भले ही वो उसके जवाब से सेटिस्फाइड थी, पर उसे अब भी उसकी मेंटल स्टेट की टेंशन थी। काफी सोचने के बाद उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने ये फेंग का सिर पकड़ा, उसका चेहरा अपनी चेस्ट से टाइट चिपका लिया और शर्माते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है, तो उम्मीद है इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। एक पल में ये फेंग की सांसें अटक गई। डैम, क्या इस औरत को भी लत लग गई है? ये फेंग ने लिन वेनवेन की बाहों से निकलने की कोशिश की, पर अचानक उसे फील हुआ कि उसका पैनिक कर रहा दिल सच में शांत हो रहा है। तो थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद ये फेंग ने और स्ट्रगल नहीं किया। एक गहरी सांस ली, लिन वेनवेन की खुशबू अपने फेफड़ों में भरी और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। ये फेंग को इतनी जल्दी सोता देख लिन वेनवेन ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बचपन में तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। गुड नाइट। सच में यिफेंग ने लिन वेनवेन की गर्माहट में बढ़िया नींद ली। सुबह उठते ही जब उसके चेहरे पर नरमी महसूस हुई, तो उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर खरोंचा। अचानक लिन वानवान की एक हल्की आवाज सुनते ही यिफेंग को पता चला कि उसने क्या किया और जल्दी जल्दी अपना हाथ वापस ले लिया। दोनों थोड़ी देर अजीब सा महसूस कर रहे थे। लिन वानवान ने यिफेंग का सिर छोड़ दिया, लाल चेहरा लेकर बैठी और बोली, थोड़ा और आराम कर, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर आती हूं। ऐसा कहकर वह शर्माते हुए कमरे से बाहर चली गई। यिफेंग ने अपना बड़ा हाथ देखकर फुसफुसाया, बाइमिंग के पास एक मछली है, उसका नाम क्वान है। वो क्वान बहुत बड़ी है, एक हाथ से नहीं पकड़ी जा सकती। जब यिफेंग रसोई में गया और लिन वेनवेन को पकाते देख, तो उसने नाक छूकर माफी मांगी और बोला, सॉरी वेनवेन, मैं अभी ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यिफेंग की माफी सुनकर लिन वेनवेन दलिया बनाते हुए रुक गई और हकलाते हुए बोली, नहीं, ठीक है, कल रात मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स। ये मेरा फर्ज था, ठीक है, चलो नहाना। लिन वेनवेन को उसके टेक अवे पे गुस्सा नहीं दिखा देखकर यिफेंग ने हल्की मुस्कान दी और बाथरूम की ओर गया। उसने टूथब्रश उठाया और थोड़ा ब्रश किया,
फिर याद आया कि कल वांग सियांगलिंग ने वही ब्रश इस्तेमाल किया था। खैर, चलो चल जाएगा। धोने के बाद वह डाइनिंग टेबल पर बैठा और लिन वानवान के साथ नाश्ता किया। नीचे उतरते ही लिन वानवान ने उसे देखकर कहा, कुछ चीजें मैं थोड़ी देर के लिए मदद कर सकती हूं, पर जिंदगी भर नहीं। तो फिर भी तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगे? यिफेंग समझ गया कि वह चेन मिंग को अनजाने में मारने की बात कर रही है। यिफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं उतना फ्रैगाइल नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। मैं मेंटल बहुत स्ट्रांग हूं। डोंट वरी, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं रिलीव्ड हूं। मैं अब जा रहा हूं। लिन वानवान को जाते देख यिफेंग ने खुद को एक पेप टॉक दिया। तुम सही कर रहे हो, चेन मिंग को मरना ही था। उसका माइंडसेट एडजस्ट करते हुए यिफेंग बस स्टॉप की ओर गया, क्योंकि चेन मिंग जमीन के नीचे दफन था। वो वाकई काम पर नहीं आया था। जब ली मिंग्याओ को पता चला कि चेन मिंग काम पर नहीं आया और पैसे भी नहीं चुकाया, तो उसने यिफेंग को ऑफिस बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें पता है चेन मिंग कहाँ गया? ये सुनकर यिफेंग का दिल धड़कने लगा। क्या ये औरत जानती होगी कि उसने चेन मिंग के साथ क्या किया? ध्यान से सोचते हुए उसे लगा कि वो नहीं जानती। वो जानबूझकर कल रात वाइल्ड सबर्स में गया था, ताकि कोई भी पता ना लगा सके। उसने अपनी तेज धड़कती धड़कन को शांत करने के लिए एक सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, वो काम पर नहीं आया। नहीं, उसका फोन नहीं मिल रहा। उसका परिवार कह रहा है कि वो कल रात घर नहीं आया। लगता है वो भाग गया होगा। ली मेंग्याओ को साफ तौर पर उससे शंका नहीं थी। देखकर यिफेंग का दिल रिलैक्स हो गया। फिर भी ली मेंग्याओ जारी रही, शायद किसी ने उसे मार दिया। डैम, क्या ये औरत सच में इतनी स्ट्रांग सिक्स्थ सेंस रखती है? पर यिफेंग की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग थी। वो जल्दी ही कूल हो गया और समझा कि ली मेंग्याओ बस कैजुअली बोल रही है। तो उसने कूलली कहा, किसके पास टाइम है उसे मारने का? हत्या का कवर अप? कवर अप? हाँ, क्योंकि क्वीन मिंग को बहुत सी अनजानी चीजें पता हैं, इसलिए किसी ने उसकी जुबान बंद कर दी ताकि वो चुप रहे। ये सुन के यिफेंग ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है वो? छोड़ो यार, बस इतना ही कह रहा हूं। वैसे कल रात तुमने क्या किया? तुम मेरे घर क्यों नहीं आए मसाज देने? उसके सवाल का सामना करते हुए यिफेंग ने नाक खुजली और झूठ बोला, कल रात मैं अपनी बहन के साथ देर तक रहा। मैंने सोचा तुम सो रहे हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। यिफेंग ने कहा कि वो तुम्हारे साथ रहा, किसी वाइल्ड लड़की के साथ नहीं। सुनते ही ली मेंग्याओ ने चुप्पी साध ली। उसने अपने कंधे को रगड़ते हुए इशारा करते हुए कहा, मेरे इस कंधे में थोड़ा दर्द है। यिफेंग ने तुरंत ली मेंग्याओ का मतलब समझ लिया। वो जल्दी से उसके पीछे गया, उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, प्रेसिडेंट ली, मैं तुम्हें मसाज करूंगा, फिर दर्द नहीं रहेगा। अच्छी तरह मसाज करूंगा, टेंशन मत ले। जब उसके हाथ उसके कंधे दबा रहे थे, उसकी आंखें उसकी गर्दन की लाइन पर टिकी थी। आज ली मेंग्याओ ने सफेद शर्ट नहीं, बल्कि सफेद टाइट कमीज पहनी थी और उसकी शानदार कर्व्स की लहरें फटने को तैयार थी। सच में, जब यिफेंग ने अपना दिमाग ली मेंग्याओ की कर्व्स पर फोकस किया, उसके अंदर की छोटी सी एंग्जाइटी धीरे धीरे गायब हो गई। ली मेंग्याओ ने अपनी डेस्क पर रिपोर्ट्स को एक झलक दी, फिर यिफेंग को चुप देखकर स्वाभाविक रूप से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसने देखा कि वो उसकी छाती को घूर रहा है, इसलिए उसने सिर नीचे करके नीचे देख लिया। समझते ही कि वो उसकी कर्व्स को देख रहा है, पहली बार वो गुस्सा नहीं हुई। अगर पहले होता तो वो या तो उसे स्लैप मार देती या देखे जाने की वजह से उसकी आंखें निकालने की थ्रेट करती। पर इस वक्त ली मिंग्याओ ने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उसके अंदर एक छोटी सी खुशी झलक रही थी। लगता है मैं वाकई इतना चार्मिंग हूं कि इस लड़के को इतना आकर्षित कर पाती हूं। उसकी पीकिंग से नाराज नहीं होते हुए ली मेंग्याओ ने उसे रोक नहीं किया और अपना काम पर फोकस किया। ये फेंग अपने ऑफिस में फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहा था जब वांग है जल्दी जल्दी अंदर आया, दिखते हुए बेचैन। भाई फेंग, बिग ट्रबल। क्या बिग ट्रबल? वो खबर कि तूने चेन मिंग को मार दिया है बाहर आ गई। अब कोर्ट की पुलिस तेरे दरवाजे पर फायरिंग स्क्वाड से एग्जीक्यूट करने आ रही है। वांग है की बात सुनते ही ये फेंग की पुतली सिकुड़ गई और वह बेचैन होकर बोला, क्या? मेरे द्वारा चेन मिंग को मारने की बात कैसे बाहर आ गई? और वो लोग तो इवन इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे, सीधे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह वर्कफ्लो ऑप्टिमाइज करने, एफिशिएंसी बढ़ाने, रिसोर्सेज की वेस्ट कम करने के लिए है, इसलिए ट्रायल नहीं,
सीधा एग्जीक्यूशन। डैम, ये नहीं हो सकता। और मैंने तो प्री मेडिटेट नहीं किया। सबसे बुरा तो सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस है, एग्जीक्यूशन नहीं। तो फिर मुझे नहीं पता, वे पहले ही आ रहे हैं। वांग है कि बात खत्म होते ही ये फेंग ने वाकई कुछ कोर्ट ऑफिसर्स को गन लेकर अपने ऊपर टारगेट करते देखे। एक ही पल में ये फेंग ने हाथ उठाए और चिल्लाया, मैं डेथ का हकदार नहीं हूं, और डैम इट, मैंने अभी तक अपना डिकैपिटेशन मील भी नहीं खाया। वांग है ने जल्दी जल्दी मुझे 2 जीन बीफ और हरा प्याज वाले डंपलिंग्स, अभी अभी रैप किए हुए लहसुन के सिर, याद रखो, दे दिए। नरक पहुंच कर ही खा लेना, एग्जीक्यूशन। अधिकारी की बात सुनकर और ट्रिगर खींचते देखकर ये फेंग की पुतली फिर से सिकुड़ गई और वो चिल्लाया, नो। ये फेंग झट से खड़ा हो गया, ठंडा पसीना झरने जैसा बह रहा था। अंधेरे कमरे को देखकर उसने सोचा, क्या ये अंडरवर्ल्ड है? अब अंडरवर्ल्ड की एफिशिएंसी ऐसी है। थोड़ी देर बाद ये फेंग को समझ आया कि वो घर में है, बस एक ड्रीम थी। ड्रीम में गोली लगी सोचकर ये फेंग ने गहरी सांस ली। डैम्न, तूने मुझे पूरी तरह से स्केयर कर दिया। बुरा ड्रीम। अचानक कान के पास से आवाज सुनते ही ये फेंग की गूज बम्स उठ गई। वो जल्दी से सिर घुमाकर एक क्यूट छोटा चेहरा देखता है जो जिज्ञासु तौर पर उसे देख रहा था। जब पता चला वो वांग शियांगलिंग है, ये फेंग ने उसे धकेल कर चिल्लाया, तू लगभग अपने पापा को 1.5 तक स्केयर कर दिया। TSK, देख तू कितना टिमिड है। 9, तू मेरे घर में इतना लेट क्यों आया? कंटेस्ट करने के लिए बेशक फेरी पीचेज चुनती है। जैसे ही उसने कहा और जबरदस्ती उसके बेड पर चढ़ गई, ये फेंग चुप रह गया। कंटेस्ट? मेरे अस, रुक, क्यों दे हेल तुम मेरी पैंट्स उतार रही हो? जब उसने देखा कि ये फेंग अपनी ट्राउजर्स को कसकर पकड़ रहा है, वांग शियांगलिंग ने उसकी हाथ छीनते हुए सही कहा, इन 2 दिन की फेलियर्स के बाद मुझे पता चला कि फेल होने की वजह ट्राउजर थी। इस लड़के के रास्ता ब्लॉक किए बिना आज का लॉस पक्का तुम्हारा होता। तेरे पास जीरो लॉजिक है यार। रोक फकिंग पुलिंग, अगर तू पुलिंग करता रहेगा तो टूट जाएगा। फिर भी वांग शियांगलिंग अपनी पिछली शेम को रिडीम करने के लिए दिमाग घुमाकर ये तरीका निकाला। तो चाहे ये फेंग कितना भी स्ट्रगल करे, बेकार ही रहा। आखिरकार वो पैंट जो अभी भी वजन नहीं संभाल पा रही थी, वांग शियांगलिंग ने फाड़कर टुकड़ों में तोड़ दी। वांग शियांगलिंग ने उसे स्पॉन्जबॉब स्क्वायर पैंट्स के बॉक्सर पहने हुए देखा और उसके चेहरे पर एक खतरनाक क्रूरता की झलक दिखा दी। तुम छोटे ब्रैट, चलो देखते हैं आज तुम कितने अहंकारी हो। इस औरत के अचानक हाथ बढ़ाते ही इफेंग ने जल्दी से चिल्लाया, नहीं, तुम मदरफक, मैं तुझसे फाइट करूंगा। शायद उसने एडजस्ट कर लिया था। यिफेंग की काउंटर अटैक का सामना करते हुए वांग शियांगलिंग पहले जैसी पैनिक नहीं दिखा रही थी। स्वाभाविक ही वह उसके बगल में लेट गई, छोटे से सिर को उसकी बाह पर रखकर ब्लश होते हुए गर्म हवा बाहर निकाली और बोली, आज मैं फिर कभी हार नहीं मानूंगी। उसको ऐसे देखते हुए लड़ने की कोई इरादा नहीं दिख रहा। साफ है कि वो उसके साथ टाइम पास करने आई है। समझते हुए कि ये औरत सच में एडिक्टेड है, इफेंग ने बेजरूर सिर हिलाया और उसे छोड़ने ही वाला था। आखिरकार उसके पास उसके साथ तफलिंग करने का टाइम नहीं था। पर वांग शियांगलिंग ने अचानक जोरदार धमकी दी, क्या मैंने कहा था कि हाथ हटाओ? जल्दी करके वापस रख दो। यार, तुम बीमार हो या क्या? तुम कैसे जानते हो मैं बीमार हूं? होली शिट, तुम वाकई में सिक हो है ना? यिफेंग की शॉक्ड लुक देखते हुए वांग शियांगलिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी कैल्शियम की कमी है, मुझे कैल्शियम लेना चाहिए। उसको कैल्शियम लेना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास यहाँ बढ़िया चीज़ है, खाने के बाद तेरी कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने उसकी ओर इशारा करते हुए भौहें उठाई, जैसे कुछ इशारा हो रहा हो, जिससे वांग शियांगलिंग अनजाने में उसके स्पॉन्जबॉब बॉक्सर्स की ओर इशारा कर बैठी। अचानक कुछ याद आया, उसका पहले से ही फ्लश्ड चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। सिर नीचे करके उसने शर्मीले अंदाज में डांटा, तुम सच में सोच रहे थे मुझे वो खाने को देना? तुम वाकई बेशर्म हो, तुम गंदे भेड़िए। मैं तुम्हें दयालुता से कैल्शियम सप्लीमेंट दे रही थी, फिर भी तुम कह रहे हो मैं, है ना? तुम कहते हो तुम मुझे कैल्शियम दे रहे हो। मत सोचो, मैं नहीं जानती तुम्हारा इरादा क्या है। तो फिर बताओ तुम क्या सोच रहे हो? है मैं इतना शर्मिंदा हूं कि कह ही नहीं सकता। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो फटाफट हट जाओ।
गाली ग्लौज के बाद ये फेंग ने उसकी हाथ को थप्पड़ मारते हुए दूर धकेला, बिस्तर से कूदते हुए दराज से छोटा दवा का बोतल निकाला, उसे वांग शियांगलिंग को फेंक दिया और बोला, इसे खा लो, इससे तुम्हारी कमी वाला कैल्शियम पूरा हो जाएगा। वांग शियांगलिंग ने ये फेंग की फेंकी हुई बोतल पकड़ ली और जब उसने देखा कि वो असल में कैल्शियम टैबलेट है तो ठंडे दिमाग से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे कैल्शियम दोगे, मतलब कैल्शियम टैबलेट, है ना? और क्या? मैं सोच रहा था कि वो कुछ और हो सकता है। उसकी बात सुनकर और उसकी नज़र को चुपके से उसके शरीर पर देखते हुए ये फेंग ने उसकी नज़र नीचे की और तुरंत समझ लिया कि इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा था। एक पल के लिए वो पूरी तरह से चुप रह गया और आगे कुछ समझाने की भी कोशिश नहीं की। उसने अलमारी से एक पैंट निकाली और पहन ली, फिर उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें कैल्शियम टैबलेट भी दिया, अब क्या तुम मेरे घर से निकल सकती हो? मैं तुम्हारे घर कैल्शियम लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हें लड़ने आया हूं, अब लेट जाओ। उसने बिस्तर को थपथपाया, जैसे सर कृपया आओ वाले अंदाज में। ये फेंग चुप रहा। इस औरत का चेहरा मेरे से भी मोटा है, उससे कठोर तरीके से पेश आना काम नहीं आएगा और नरम तरीके से भी वो नहीं सुनेगी। शायद मुझे अंत में ही निकल ही जाना चाहिए। आखिरकार अगर तुम किसी से लड़ नहीं सकते तो फिर भी उनसे बच सकते हो, है ना? पर अचानक समझ आया कि उसे भी असल में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इस औरत से इतना क्यों डरना? जो भी वो करना चाहे वैसा ही कर ले। वैसे भी लगता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी, नहीं तो सोते हुए उसकी गर्दन तोड़ ही देती। इसे सोचने के बाद ये फेंग बिस्तर की ओर चला, वांग शियांगलिंग के बगल में लेट गया और शांति से बोला, मैं सो रहा हूं, तुम जो चाहो कर लो, पर मुझे परेशान मत करना। ये फेंग के बात खत्म करके आंखें बंद करने पर वांग शियांगलिंग ने उसकी बॉडी को कुछ देर तक घूरा, फिर और नहीं बढ़ी अपनी पापी हाथ, बल्कि आज्ञाकारी ढंग से उसके बगल में लेट गई। जब उसने देखा कि वो अब उसके ऊपर कोई चाल नहीं चल रही, तो ये फेंग ने धीरे धीरे सांस ली और धीरे धीरे सपनों की दुनिया में खो गया। भले ही उसके बगल में एक सुंदर लड़की लेटी थी या नहीं, वैसे भी उसने सुबह के शुरुआती टाइम में कोई और ड्रीम नहीं देखा और सारा डॉन तक स्लीप मोड में रहा। सुबह यिफेंग ने एक बार जीभ चटकाई और धीरे धीरे आंखें खोल ली। वांग शियांगलिंग को बगल में लेटा देख चेहरा चेहरा करके गहरी नींद में यिफेंग थोड़ा हैरान रह गया। पिछले कुछ दिनों से ये औरत उसे लगातार टेंशन दे रही थी, इसलिए उसने असली में उसके ऊपर ठीक से नजर नहीं डाली। अब उसके चेहरे को क्लोज अप देखकर यिफेंग को समझ आया कि वो कितनी क्यूट लग रही है। ली मेंग्याओ ऐसी ठंडी, एलिगेंट ब्यूटी थी। लिन वेनवेन ऐसी सॉफ्ट, जेंटल ब्यूटी थी। और वांग शियांगलिंग ऐसी क्यूट ब्यूटी थी। बिल्कुल, वांग शियांगलिंग अभी सिर्फ 18-19 की उम्र की थी। वही चुलबुली क्यूट एज पर उसका एटीट्यूड एक परिपक्व औरत से अलग था। ऐसी क्यूट ब्यूटी ये फेंग ने पहले भी यूए में देखी थी, पर वो यूए को अपनी छोटी बहन जैसा मानता था, इसलिए उसके दिमाग में कोई गंदा इंटेंट नहीं आया। पर वांग सियांगलिंग एक आउटसाइडर थी, अलग थी। ये फेंग एक पल के लिए उसकी क्यूट ब्यूटी से आकर्षित हो गया। जैसे ही ये फेंग उसकी प्रिटी फेस की तारीफ कर रहा था, वांग शियांगलिंग अचानक हाथ बढ़ाकर सामने कुछ फील करने लगी। जब उसने ये फेंग को टच किया तो तुरंत ही उसे गले लगा लिया, फिर अपनी स्लिम और सुंदर लेग उसके बॉडी पर रख दी, कुछ बड़बड़ाई और फिर से सो गई। देखकर कि उसने उसे स्लीप के टाइम में एक डल टॉय की तरह पकड़ा, ये फेंग ने हल्का सा सिस फेंका। उसकी स्मूथ और सुंदर लेग को पकड़ते हुए यिफेंग ने टच करने की इच्छा को कंट्रोल किया, लेग को अपने बॉडी से हटाया और चुपके से बिस्तर से उतर गया। आधे घंटे बाद वांग शियांगलिंग जाग गई। आंखें बंद करके उसने हाथ बढ़ाया और बगल में कुछ फील किया। यिफेंग नहीं मिला तो उसने आंखें खोल ली। बगल की साइड खाली देखकर उसने आंखें रगड़ ली और बड़बड़ाया, फिर से ये लड़का इतनी जल्दी क्यों उठ गया? बेडरूम से नंगे पैर बाहर निकलते ही उसने यिफोंग को किचन में नाश्ता बनाते देखा और बोली, आज सुबह फिर से नूडल्स ही खा रहे हैं क्या? उसके सवाल का सामना करते हुए यिफोंग ने कूल होकर कहा, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो नहीं भी खा सकती, मैं तुम्हें खिला खिला कर नहीं घुमा रहा, मैंने कहा नहीं कि मैं नहीं खाता, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? उसके आंखें घुमाते हुए बाथरूम की ओर जाने को देखते ही यिफोंग ने देखा, मैं तो बड़ा किफायती बैंड हूं, इस लड़की के लिए नाश्ता बनाकर भी अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। टॉयलेट पेपर खत्म हो गया, एक रोल टिश्यू लाओ ना। अपना बट यहां ले आओ, एयर में सूखने दो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं तुम्हारा टूथब्रश यूज कर लेती हूं।
अभी के लिए मेरा टूथब्रश यूज करूं? हिमोरॉइड्स से डर नहीं लगता क्या? यीफोंग बाथरूम के दरवाजे पर टिश्यू का रोल हाथ में लेकर ठंडे अंदाज में बोला। मैंने पेपर दरवाजे पर रख दिया है, बाहर आते ही खुद ले लो। मैं इस हालत में हूं, खुद से कैसे ले लूं? तुम मेरे पास ले आओ। वांग शियांगलिंग की रिक्वेस्ट देखकर यीफोंग ने भौं उठाई। हाथ में टॉयलेट पेपर देखता हुआ फिर बाथरूम के दरवाजे की ओर देखते हुए यीफोंग ने सावधानी से पूछा, क्या तुम पक्का चाहते हो कि मैं पेपर तुम्हारे पास लाऊं? बिल्कुल। जल्दी करो, इतना फुसी मत बनो। वांग शियांगलिंग की इंपेशेंस देखकर यीफोंग ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, ठीक है, मैं ले आता हूं, आखिरकार पीड़ित मैं नहीं हूं। जैसे ही उसने कहा, यीफोंग ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और सीधे वांग शियांगलिंग की ओर देखा, जो टॉयलेट पर बैठी थी। उसने तुरंत उस रहस्यमयी हिस्से की ओर झांका, लेकिन वांग शियांगलिंग ने अभी भी थोड़ा शर्म महसूस किया, पहले ही हाथ से ढक लिया और शर्माते हुए कहा, जल्दी से पेपर फेंक दो। उसकी धक्के को देखते हुए यीफोंग ने आगे देखना नहीं साहस किया। पेपर फेंकने के बाद उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। बाथरूम के दरवाजे से पीठ टेककर उसने फुसफुसाया, इस बार वो टॉयलेट में बैठी हुई मुझे पेपर लाने को कह रही है। अगली बार जब वो शॉवर लेगी तो क्या मुझे टॉवल लाना पड़ेगा? क्या वो यहां मुझसे एक्सप्लेनेशन लेनी है या फिर मुझे सिड्यूस करने आई है? एक पल के लिए ये फेंग समझ नहीं पा रहा था कि वांग शियांगलिंग क्या सोच रही है। उसने सिर हिलाया, दिमाग की रैंडम सोच को धकेल दिया और फिर से कुकिंग जारी रखी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के बाद वांग शियांगलिंग ने अपनी सपाट पेट को संतुष्ट होकर थपथपा कर कहा, मैं पूरी तरह फुल हूं। ओह सही कहा, आज रात मैं तुम्हें चैलेंज करने नहीं आऊंगा। मुझे घर जाना पड़ेगा, नहीं तो दादाजी नाराज हो जाएंगे। जब सुना कि ये औरत आखिरकार जा रही है, बर्तन धोते हुए ये फेंग अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं सका और पूछा, सच्ची बात है, मत कहो कि तुम मेरे जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। दीदी, तुम ज्यादा ओवरथिंक कर रही हो। मैं तुम्हारे जाने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। TCH, तुम बस अपने फीलिंग के उल्टा बोल रहे हो। मैं जा रही हूं। उसने अपनी छोटी लेदर बूट्स पहनी और निकल गई। ये फेंग अचानक कूद पड़ा, मुट्ठी बंद की और उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, वो डैम औरत आखिरकार चली गई। ये फेंग पूरी तरह खुश था। चेन मिंग को मारने की उलझन भी पूरी तरह गायब हो गई और वो चीयर्स मोड में कंपनी की ओर चला। जैसे ही वो अपने ऑफिस में गया, उसने वांग हाई को कहा, सुन लिया, भाई फेंग, प्रेसिडेंट ली पहले ही आ गए हैं। वो अपने ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रही है। समझ गया, अभी चलूंगा।